चलो सर, बाद में तुम लोग एक्सपीरियंस शेयर कर लेना। स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। ठीक है नील, अभिजीत, देखो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है सबको? Yes, sir. Started. शेयर से था। Yes, sir. सर लास्ट वीक हम लोगों ने एक नोट लिखा था सर, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर। और क्या लिखा था गोपाल, देख लो। सिर्फ एंगेजमेंट हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा था, उसके बारे में लिखाना है, उसके बारे में लिखाना है। ठीक है, आज थोड़ा सा ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैंने सेकेंड चैप्टर में जो स्ट्रेटेजी के ऊपर थोड़ा बातचीत है उसको थोड़ा सा करना है, और उसके बाद वो नोट्स के अंदर जाना है। ठीक है चलिए। अच्छा देखो सर, तो आज ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस टॉपिक में बात करूँ, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो भाषा कुछ ऐसा है कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाएगा तो उसको कुछ स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ता है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी के साथ साथ उसको प्लानिंग भी करना पड़ता है। मतलब तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए, प्लानिंग भी होना चाहिए, तब जाके ऑडिट प्रोग्राम ओवरऑल कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑडिट एक प्रोग्राम है, उसको कंप्लीट करके आपको जमा करना है। ठीक है, रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो जैसे ये दो चीज, पहले स्ट्रेटेजी सही रहेगा, प्लानिंग सही रहेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम भी प्रॉपरली परफॉर्म हो जाएगा। इस टॉपिक को समझने के बाद आपको क्या क्या समझने को मिलेगा इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको फटाफट बताता हूँ सर। अंडरस्टैंड द ऑडिट प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट्स। प्लान करके चलने का क्या फायदा है, यानी एक ऑडिटर अगर प्लान करके चलेगा तो क्या फायदे में रहेगा। लर्न अबाउट प्लानिंग प्रोसेस एंड इट्स एलिमेंट्स। Learn about establishing overall strategy and developing audit plan in detail. Learn about audit program. Gain the knowledge of control of quality of audit work with respect to delegation of supervision of audit work and practicality of above concept by studying through examples and case studies. मैंने पहले थोड़ा सा जान लो, फिर केस स्टडीज के थ्रू से ये आपको यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर ऐसे सिनारियो में जब आप एज एन ऑडिटर जाओगे तो ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ सिनारियो में आप क्या करोगे। ठीक है, तो वो सब चीज कुछ केस स्टडीज के थ्रू से यहाँ पर बताया है। अगर मैं केस स्टडीज में थोड़ा सा चले जाए, यहाँ पर केस स्टडीज में क्या दिया है ना, तुमको देखो एक पूरा केस लॉ उठा के दिया। ठीक है, कैसे कौर एंड एसोसिएट्स सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ सिमरन कौर, ठीक है, is offered appointment as auditor of a company engaged in manufacturing of automobile components for the first time। जस्ट एक रैंडम पिक किया, ठीक है, रैंडम एक पिक किया और आपको बस बता रहा हूँ कि रियल में कैसे होते हैं केस। तो कौर एंड एसोसिएट्स सोल प्रोप्राइटर फर्म ऑफ सिमरन कौर इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर, मैंने कंपनी में ऑफर मिला है उनको ऑडिटर होने का। ठीक है, और फिर बोला कि एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, कंपनी क्या करता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है फॉर द फर्स्ट टाइम। सीज फैक्ट चेकिंग अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि
प्रोमोटर जो है, मैंने जो बिजनेस को बनाया उसका इंटीग्रिटी कितना अच्छा है, मतलब कितना ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, या फिर इनका कुछ और ही, ठीक है, कोई लीगल मतलब कोई और ही चक्कर क्या है कि नहीं। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है प्रॉफिट करने के लिए, तो देखो हर कोई बोलेगा बिजनेस तो हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे कई बार अंदर भी बहुत कुछ खेल चलता है ना। तो इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा सवाल है, चाहे बिजनेस हो या जॉब। जैसे आप लोग शायद खबर रखते होंगे या नहीं पता नहीं, आई थिंक यहाँ पे जान रहे, राणा कपूर यस बैंक का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, जब यस बैंक में घोटाला करप्शन हुआ था 2019 का केस है, 19-20 के आस 20 आई थिंक 20, तो उसको 4 साल का जेल हुआ था। कल उसको बेल मिला, 4 साल जेल में रहने के बाद। ठीक है, एक बैंक का चेयरमैन, उसको बेल मिला यस्टरडे सीबीआई की तरफ से। इतना दिन से कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन इतना बड़ा बड़ा लगा है कि उसको बेल ही नहीं मिल रहा था। ऐसा एलिगेशन प्रूव हुआ है तभी बेल नहीं मिल रहा था सर, लेकिन अभी किसी रीजन से उसको बेल दिया गया है। अब देखो सिचुएशंस कहाँ जाता है। तो वही इंटीग्रिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे तुम जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। तो यहाँ पर वही बोला है कि सी इज फैक्ट चेकिंग अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजरियल पर्संस लाइक कंपनी सेक्रेटरीज एंड ऑल, है ना। केएमपीस का पूरा एक डिटेल्स होता है, कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं सर हम, है ना। इसमें सीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं। इसमें बोला है सर मैटर्स सच एज कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट आर आल्सो कंसिडर्ड बाय हर। माने बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन पे तुम जा रहे हो, वहां पर जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनका कॉम्पिटेंसी लेवल, माने उनको अपने काम के बारे में कितना ज्ञान है, नॉलेज कितना है, क्या वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। द अपॉइंटमेंट इज सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड बाय हर। सब कुछ चेक करने के बाद उसने ऑडिट को एक्सेप्ट किया। जैसे अगर आपको मैं एक रिसेंट एग्जांपल मैं बार बार बोलता हूँ, बाइजूस जैसे इतना पॉपुलर बिजनेस को जो हीरो से जीरो बन गया है ना, माने वो इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड से अभी इंडियाज मोस्ट जीरो लेवल ब्रांड में आके पड़ा है सर। इसका रिसेंट ऑडिटिंग एंगेजमेंट किसको मिला था? डेलॉयट को मिला था। फिर डेलॉयट पहले लिया था, उसके बाद छोड़ दिया। डेलॉयट लिया जब था शायद इसी सोच को लिया था कि इतना बड़ा ब्रांड है, काम करेंगे, एक तो मॉनेटरी बेनिफिट भी है, ऊपर से गुडविल का भी एक सवाल उठता है, क्योंकि जितना बड़ा फर्म का काम करोगे उतना तुम्हारा और भी अच्छा रहेगा ना। और ऐसे डेलॉयट खुद भी एक गुडविल वाला कंपनी है, तो गुडविल वाला कंपनी दूसरा गुडविल वाली गुडविल कंपनी का ऑडिट करेगा, ये एक नॉर्मल भावना होता है सर, नॉर्मल सिचुएशंस होते हैं। लेकिन बीच में डेलॉयट छोड़ दिया, क्यों? स्टाफ की कॉम्पिटेंसीज में उनको सवाल उठता था, तभी वो उसको छोड़ के निकल गए कि हम लोग इस जो भी कंडीशंस वो देख रहा है, और उसके साथ जब बाइजूस उसको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो छोड़ दिया। रिसेंटली बाइजूस का एक सिचुएशन हुआ, उसने वो जो टेली कॉलिंग करता है ना, लोगों को फोन कर करके, लास्ट ईयर तक तो चलता था उन लोगों का मार्केटिंग प्लान, ठीक है, मार्केटिंग एज वेल एज उसका भी इंश्योरेंस करवाता था बच्चे लोगों को, कि अगर बाई चांस आप बीच में छोड़ दोगे तो फिर उसके लिए प्रीमियम भरवाता था, क्या क्या प्रोग्राम बना के बेचता था। मैंने माथा खराब, मैं तो एक बार सुन के पागल हो गया कि 3 साल का पढ़ाई का प्रोग्राम का फीस एक साथ लेता है, ऊपर से इंश्योरेंस भी करवाता है, ठीक है। फिर मोटा मोटी 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे केसेस बनता है, जो भी हो। अब प्रॉब्लम है वो जो टेली असिस्ट उनको मिला था, जिसके थ्रू से वो एक वो कॉलिंग का जो प्रोग्राम लिया था, उनके साथ जो डील हुआ था बाईजूस का, वो 5 करोड़ का डील था। नहीं नहीं, मैं अभी तो बाईजूस तो पूरा बात सुन नहीं रहा है, मैं बीच में डेलोइट को छोड़ के टेली कॉलिंग में आ गया। तो मैं अभी क्या कर रहे तू? तो फिर डेलोइट के साथ का बात कंप्लीट करके मैं दूसरे पॉइंट में आ गया, और तुमको पता मैं एक साथ बहुत बात करता हूँ। डेलोइट का केस तो अलग है, डेलोइट तो छोड़ दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ कि रिसेंटली बाइजूस का मैं तुमको उसका जो कॉम्पिटेंसी लेवल का इश्यूज है उसका एक इश्यूज को उठाया, जो परसों एक खबर आया था कि उसका एक टेली परफॉर्मेंस कंपनी बोल के एक कंपनी था, जिसके थ्रू से वो फोन करता था लोगों, उसके पास उसका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है 5 करोड़। हाँ तो फिर कनेक्ट करो, वो तो मैं बताता ही रहता हूँ ना, क्योंकि हर क्लास में कहीं ना कहीं लॉ ऑडिट अकाउंट सब तो कनेक्ट हो जाते हैं, तो मेरे मुंह से तो निकलेगा ही। अब उसमें वो जो 5 करोड़ जो बाइजूस को पे करना था, वो बाइजू पे करने में नाकाम हो रहा है, जिसका बिजनेस वैल्यूएशन $20 बिलियन क्रॉस किया था, वो भी 5 करोड़ पे करने में फेलियर हो रहा है। ऊपर से बाइजूस का जो काउंसलर है, माने जो लीगल ही है,
रिप्रेजेंटेटिव है, लॉयर, वो बोल रहे हैं कि बाइजूस को ये पेमेंट करने के लिए 3 टर्म देना चाहिए, 3 साल। उसमें कोर्ट ने माना बात को, सिचुएशंस को देखते हुए कोर्ट बोला ठीक है, 1.5 करोड़ फर्स्ट ईयर में देना, 2 करोड़ सेकेंड ईयर में देना, बाकी 2.2 करोड़ समथिंग कुछ तो लास्ट ईयर में देना। इस तरह का सिचुएशन है, मैंने बिजनेस जब प्रॉपर कॉम्पिटेंसी से मैनेज नहीं होता है तब बिजनेस का यही हाल होता है। यही मैं बोलने के लिए ये बात को छेड़ा। समझ में आ रहा है सर? चलो, यहाँ पर ये जो कौर जी का जो सिचुएशन है, सिमरन कौर जी का, इन्होंने तो एक्सेप्ट तो कर लिया। He is also taking into account number and location of branches of the company, the requirement of Schedule 3 of Companies Act 2013, ठीक है, expected time by which audit has to be completed keeping in view statutory requirements, मैंने जो भी जरूरी चीजें हैं as per law करेगा। Initially she has thought it proper to inquire key employees of the company in procurement and marketing departments and planned for this, मैंने कंपनी में जो की एम्प्लॉइज हैं, इंपॉर्टेंट की मैनेजरियल पर्सनल, सीईओ सीएफओ कौन कौन है, उनके बारे में प्रॉपरली थोड़ा पता करें। एंड इन प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो, इवन कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं उनका भी उन्होंने खोज खबर की। उस सब चीज के लिए प्लान करना पड़ता है। सी हैज ऑल्सो प्लान टू विजिट 3 प्लांट्स ऑफ द कंपनी, ऐसा इन्होंने ये भी प्लान किया कि वो कंपनी का 3 प्लांट में विजिट करेगा। समझ में आ रहा है सर? ऑडिटर क्या क्या कर रहा है, ये सब क्या है, ऑडिट करने से पहले का स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, यही तो चल रहा है। The purpose of planned inquiry and visit is to identify and assess risk of material misstatements. ये सब करने के पीछे का उनका मेन जो मकसद होता है, ये सब देखते हुए एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर कुछ होता है ना तो उनको एक आइडिया लगता है। से फॉर एग्जांपल इस बात को अगर मैं ऑडिट एंगल से ना बोल के, मैंने फाइनेंशियल एंगल से ना बोल के अगर एक डोमेस्टिक एंगल से बोलूं तो आपको एक सुविधा हो। बताए सर? चलो थोड़ा अलग लेवल है। आप लोग बोलोगे सर कहाँ का बात को कहाँ जोड़ोगे, वो अलग बात है, बट मैं जोड़ता हूँ। आप लोग कभी घर के किसी सदस्य के लिए लड़की देखने गए हो? हाँ, से फॉर एग्जाम्पल घर में कोई चाचा है, छोटा चाचा या भाई है, मैंने भैया है, कभी ऐसे होते हैं ना घर के फैमिली मेंबर मिलके दूसरे के घर जाते हैं लड़की देखने के लिए। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है इन आवर इंडियन कल्चर। अब इसमें जब कोई, अब उसमें घर के एक बुजुर्ग होते हैं, एक बड़े होते हैं ना, तो मानो 4-5 लोग मिलके किसी के घर में, जैसे मन तेरे ही लड़की देखने जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है तेरा गर्लफ्रेंड हो बट मान रहे हो, ठीक है, बुरा मत मानना, एग्जाम्पल। अब तेरे लिए तेरे फैमिली वाले में लड़की देखने जा रहे हैं, तेरा ताऊजी है मैंने तेरा बड़ो जेठू जो भी है, ठीक है। अब जिस फैमिली में चेक जा रहा है सर, उस घर को जाके ऑडिट करता है, हाँ, नेबर से भी पूछता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। नेबर से पूछता तो बाद में, पहले घर में देखते हैं, घर के अंदर का हर एक जगह को, जैसे यहाँ पर 3 प्लांट को विजिट किया, वो भी घर का अलग अलग जगह को विजिट करते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है। फिर घर के मेंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं, इवन नौकर से भी बात कर लेते, बातचीत करके उनको फैमिली के बारे में एक आइडिया लगता है। और जो सच में जिंदगी देखा है ना, बुजुर्ग को क्यों लिया जाता है जानता है? उसको इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि उसको ये ऑडिट करना आता है कि अच्छा बुरा का भेद करना आता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि घर में बड़े का काम क्या है, जिनका एज हो चुका है उनको हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि वो तो एक्टिव नहीं है, कमाता नहीं है, उनको तुम साइड करो। बट तुम नॉर्मली फैमिली आजकल ये कदर करना छोड़ दिया ना, इसलिए देखो फैमिली में कितना डिस्प्यूट होता है, क्योंकि वो बुजुर्ग का जो एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस का कोई दाम नहीं देना चाहता, और दाम नहीं देना चाहता तो अल्टीमेटली फैमिली बचता भी नहीं है आज। 10 में से 3 फैमिली, 4 फैमिली में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? वो बुजुर्ग का जो रेस्पेक्ट देने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट हुआ है पहले से। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, मैं ज्यादा आपको लेके नहीं जाऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक लेवल में भी इस तरह का ऑडिटिंग करने का आदत हम लोग को है। हाँ, भले ही वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है पर वो ह्यूमन रिसोर्स एसेट तो है घर के लिए। जिसको तुम बहू बना के लेके आओगे वो घर का फैमिली मेंबर को देखेगा, है ना, घर का एक सदस्य बनेगा, तो उसका ऑडिटिंग चेकिंग किस घर से रिश्ता जोड़ रहा है, दोनों फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। लड़की वाला भी तो देखने आता है लड़का वाला को, नशाड़ी है कि नहीं, गजाड़ी है कि नहीं, हाँ, पी के इधर उधर पड़ा रहता है कि नहीं, हाँ, वो दोनों पार्टी लेते हैं भाई। आजकल वो जमाना चला गया। एक जमाना था जब बेटी वाले फैमिली सोचता था कि कैसे भी मेरा बेटी का शादी हो जाए, आजकल वो दिन नहीं है, अब वो जमाना चला गया।
आप तो बेटी वाला ज्यादा सोचते हैं कि भाई देंगे तो ऐसे घर पे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दिन बदल गया सर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल ऑडिट कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा, मैं तो किसी एंगल से फर्क नहीं देखता, सब सेम है। ये किताबी बातें हैं, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रैक्टिस है, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फैमिली के लिए, ये बिजनेस के लिए, बट पर्पस में कोई फर्क नहीं है। चलो, पसंद आए कि नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तो इस तरह से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इवन मैं अपने लाइफ में भी हर चीज को इसी तरह से देखता हूँ कि जो भी है वो रियल लाइफ के साथ एकदम कनेक्टेड है। बिजनेस चलाना, देश चलाना और कंपनी चलाने में कोई फर्क नहीं है। सिंपल बात है। क्या फर्क है बोलो? एक घर का जो फाइनेंस का कंट्रोल जिनके हाथ होते हैं वो फाइनेंस मैनेजर है। जो घर के लॉ एंड ऑर्डर में एडमिनिस्ट्रेशन देखता है वो घर का होम मिनिस्ट्री है। देश चलाना भी सेम पर्पस में चल रहा है। तो जो जितना अच्छा समझता है, हाँ, तो इसमें ऑडिट भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कर लो चेकिंग। चलो आगे देखो। The purpose of planned inquiry and visit is to identify and assess risk of material misstatement. मटेरियल का सब का मतलब होता है सर वैल्यूएबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैल्यूएबल माने कंपनी का जब भी कोई डेटा तुमको मिलेगा, तो अगर मानो कंपनी दिखा रहे मानो तुमके पास शेड्यूल 3 के हिसाब से तुम्हारे पास बैलेंस शीट आ जाता है। जब तुम्हारे पास बैलेंस शीट आ जाएगा तो तुम बैलेंस शीट के साथ साथ देखोगे कि भाई इतना इसका प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, इसका लाइबिलिटी इतना दिखा रहा है, लेकिन इसका प्लांट का सिचुएशंस क्या है, इसका सेल का सिचुएशंस क्या है, मार्केटिंग टीम से क्यों मिले हैं, मार्केटिंग टीम का परफॉर्मेंस देख के पता लग जाता है कि एनुअल टर्नओवर कितना हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग टीम को सब पता है। हाँ बोलो। ऑर्डर बुक देखते हो, वेरी गुड। ठीक है, तो मार्केटिंग टीम के साथ ऑर्डर बुक को मैनेज करनी, मार्केटिंग टीम को पता है कि एवरी मंथ वो कितना मार्केटिंग कंफर्म करता है, उसके हिसाब से ऑर्डर कितना हो रहा है। तो जब सारा बात टैली होता है ना, तो ऑडिट करना बहुत इजी हो जाएगा। इसका मतलब आप बोलोगे कि इंटरनल कंट्रोल सही है, मार्केटिंग टीम, ऑर्डर बुक, प्रोडक्शन टीम सब जब मैच करेगा, ठीक है, सेल्स टीम, बैलेंस शीट के साथ, लास्ट में बैलेंस शीट आता है एक्चुअल में, वो तो लास्ट में आता है, तो क्लोज में आता है। लेकिन जब सारा बात तुम टैली करते हुए देखते हो तो तुम देखोगे कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। तो जब डिस्क्रिपेंसीज नहीं है तो मेरा रिपोर्ट बहुत अच्छा आएगा। और लेकिन अब स्टार्टिंग वाला बात और एंड वाला बात में जब तुमको अंतर दिखेगा तो तुमको ऑडिट में प्रोसेस में तुमको ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर कर रहा है, तो ताकि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इस चीज को देखने के लिए तो ऑडिटर को लिया जाता है ना, नहीं तो ऑडिटर का क्या काम। A detailed set of instruction has been prepared by her office, माने ऑडिटर का ऑफिस, माने यहाँ पर सिमरन कौर जी का ऑफिस, and it has been handed over to assistant in engagement team। माने नॉर्मली क्या होता है कि जो मेन ऑडिटर होता है वो पहले ही नहीं जाता, वो पहले अपने टीम को भेजता है। टीम में कौन होते हैं? टीम में न्यू हाँ, ठीक है, आर्टिकल असिस्टेंट रहेगा और न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा। मैंने बेसिकली टीम टीम जो जाएगा ना, वो जस्ट अभी मानो पास आउट किया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको लीडर बनाया जाएगा और उनके अंडर में डेप्यूटी के हिसाब से आर्टिकल असिस्टेंट जाएगा, और कंपनी का कोई एम्प्लॉय होगा, ठीक है, जो कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय है वो रहेगा। क्यों? आर्टिकल असिस्टेंट आना जाना करता है, उनके भरोसे का ऑडिट नहीं हो सकता। ठीक है, आर्टिकल असिस्टेंट का एक सुविधा क्या है, उनको नॉलेज रहता है। और रेगुलर एम्प्लॉय का क्या होता है कि उनको ना कई बार मैंने टेक्निकल बातें नहीं पता, लेकिन क्या करना पड़ता है और डॉक्यूमेंटेशन का सारा चीज को रिजर्व करना, कैसे करना है, माने उस फॉर्म के लिए क्या करना है, वो रेगुलर बंदे को पता है। सपोज वो एक बीकॉम पास आउट ही है, जो रेगुलर बंदा है वो हार्डली बीकॉम पास आउट है, किसी किसी केस में बीकॉम भी नहीं है, क्लास 12 पास किया, फार्म में घुस गया, काम करते करते तजुर्बा हो गया, मे भी क्या उनको सच में टेक्निकल टर्म्स कुछ नहीं पता। जैसे जैसे ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या पूछना है, क्या क्या पेपर लेना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये उनको नहीं पता। वो पता है न्यूली क्वालिफाइड वो पता है आर्टिकल असिस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली टीम मेंबर ऐसे बनता है, एक न्यूली क्वालिफाइड रहेगा, कंपनी का रेगुलर एक एम्प्लॉय रहेगा अकाउंट्स का काम करने वाला, और बाकी आर्टिकल असिस्टेंट भरा रहेगा। ऐसे करके टीम बना के ऑडिट करने जा जाता है, सही तो? जुद्दी जावार मत और जो हेड होता है वो मानो 4 दिन का ऑडिट का काम है, या एक हफ्ते का है, या एक महीने का है,
तो मानो अगर एक एग्जांपल देते, छोटा ऑडिट है, 4-5 दिन काम करोगे हो जाएगा। तो वो क्या करता है, नॉर्मली छोटा ऑडिट है तो 4 दिन में हार्डली 2 दिन आएगा। या फिर अगर उनको पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, वो शायद 1 ही दिन आएगा। माने रेगुलर काम में हर साल चलता है कंपनी का काम, सारा चीज देखते, मतलब उसको किसी ना किसी तरह से, क्योंकि 4-5 साल से देख रहे हैं, उसको पता है सब चीज, तो शायद 4 दिन में 1 ही दिन आएगा, लास्ट दिन फाइनल डे पे आएगा, अदरवाइज वो आएगा ही नहीं। सारा रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन लेके तो जब, ठीक है, लास्ट दिन आएगा, वो भी स्पेशल सिचुएशंस में आता है बात करने के लिए, ठीक है, रिलेशन मेंटेन करने के लिए। फाइनल डे पे आएगा, डॉक्यूमेंट सब उठा लिए हैं, उनका कुछ काम ही नहीं रहता है, वो सारा डॉक्यूमेंट लेके अब ऑफिस में बैठ के वो काम करेगा, अपने घर पे बैठ के, फिर फाइनल रिपोर्ट रेडी करेगा। ये प्रैक्टिकली देखा जाता है, ठीक है। सो a detailed set of instruction has been prepared by her office and it has been handed over to the assistant in engagement team. And this set of instruction include details of extent of checking, कैसे चेक करना है वो मैनेजमेंट को बता देता है। तो किसका मैनेजमेंट? ऑडिट फर्म का मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर टू बी परफॉर्म्ड रिगार्डिंग परचेस, सेल्स, आइटम्स ऑफ इनकम, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। माने सेल आइटम में भी कौन सा आइटम देखोगे, क्या होता है ना, कहीं देखो ऑडिट में अगर देखा जाए तो हर तरह का ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन तुम अगर सारा ट्रांजैक्शन लेके बैठ जाओगे, 1 टका 2 टका भी ट्रांजैक्शन चलता है, ठीक है, 5 टका का भी ट्रांजैक्शन कंपनी पेटी कैश बुक में एंट्री करके रखता है, ठीक है। तो क्या तुम सारे चीज लेके बैठ जाओगे? तो कंपनी कभी कभी बोलता है कि भाई वो सब छोटा छोटा चीज छोड़ दो भाई, आप कम से कम जो ₹1000 के ऊपर का बिल रहेगा सिर्फ उसी को चेक करो, क्योंकि हमें ना मेटेरियल डिफरेंस देखना है, छोटा मोटा डिफरेंस मायने नहीं रखता। तो 1000 के ऊपर जितना बिल है सब उसको चेक करो, 1000 के नीचे का बिल को इग्नोर करो। सिमिलर काइंड ऑफ परचेस बिल भी हो सकता है, सेल बिल भी हो सकता है। तो वो सारा चीज वो ऑडिटर पहले ही डिसाइड करके बता देता है। और अगर उस बिजनेस पे बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, तब शायद छोटा चीज को भी चेक करना पड़ सकता है। एक चीज हम लोग नोट्स में लिखे होंगे, शायद सपोज आप लोग, अगर मेरा जो रेगुलर नोट्स में दिखाता हूँ, उसमें एक चीज, एक केस नोट्स में लिखा रहा था, याद कर, गोपाल को पता होगा या बाकी लोगों को, कि उसमें अगर किसी चीज में ऑडिटर कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि वो हर चीज को ऐसे नहीं चेक करने जाता है कि उसको अभी उसका गलती ढूंढना है, वो गलती ढूंढने के लिए नहीं जाता। मैंने फ्रॉड एंड एरर चेक करना ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि फ्रॉड एंड एरर बढ़ सकता है, तो उसको ऑडिट प्रोसीडियर को बढ़ाना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीडियर को उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टडीज मैंने लिखा है। स्टेटमेंट, हाँ, स्टेटमेंट सही है कि नहीं है इसको बताने, বুঝতে পারছিস অভিজিৎ, নীল? वेरी गुड, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक ऑडिटर क्या क्या करता है और कैसे जाता है, उसी का एक एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कस करूँ। तो यहाँ पर वही चीज बोला है, डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर ऑफिस एंड इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू असिस्टेंट इन एंगेजमेंट टीम। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड डिटेल ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेकिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर्स to be performed regarding purchase, sale, item of income, item of expenditure, etc. During the course of execution of above set of instruction, it has been brought to her notice that company is also producing substantial quantities of scrap generated during manufacturing process. ये भी एक मुद्दा है। मुद्दा माने क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पे क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पे स्क्रैप बनता है। और आपको शायद नहीं पता, शायद नहीं पता, पता भी हो सकता है, स्क्रैप बेच के भी कंपनी ह्यूज कमाता है। ये एसी कल बेचा ना सर, स्क्रैप में ही बेचा, ठीक है, 5,000 টাকা মতো দিল। নর্মাল মিস্ত্রিদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে বলছে 1,500, কে বলছে 2,000, ঠিক আছে। তো লাস্টে রিলায়েন্সে কথা বললাম, বললো মিস্ত্রি পাঠাচ্ছি, দেখুন কত দেবে বলে। তো মোটামুটি 5,000 টাকায় মানলো, 4,500, 700, 800 টাকা, 200 টাকা চা পানি বলে নিয়ে নিল আর কি। तो अब मैं उन लोगों को पूछ रहा था कि ये रिलायंस क्या करेगा। बोलते हैं रिलायंस इसमें से आप लोग, आपका इस मशीन पे, आपका तो पीसीबी खराब है, पीसीबी छोड़ दो, बाकी जो कंप्रेसर्स वगैरह है, बाकी जो भी मोटर्स पार्ट, ये सब अच्छा है, क्योंकि मेरा मशीन तो चालू है। मेरे को पता है कि वो मशीन पे ये लोग काम करा कि वही मशीन को 15-20 हजार में ये लोग बेच सकता है, इवन इसका पार्ट्स को अलग अलग करके भी बेच सकता है।
उसमें थोड़ा सा काम करके उसको बेचेगा। और देखना मार्केट में कुछ थोड़ा सा सस्ता वाला ब्रांडेड प्रोडक्ट, मतलब सस्ता ब्रांड का कुछ प्रोडक्ट आता है, 20,000 में भी तुमको 1.5 टन का एसी मिलता है, 20,000 में भी 1.5 टन का एसी अवेलेबल हो जाता है। 1 साल का हार्डली तुमको एक वारंटी देगा सर्विसिंग का, पीसीबी में कोई वारंटी वगैरह नहीं देगा, और आजकल तो सारा इन्वर्टर एसी है। तो मैं एक चीज उनके साथ बात कर रहा था, तो बोला ये जो 1 साल वारंटी उसमें पीसीबी में कुछ नहीं है, और ये 20,000 में 1.5 टन एसी, ये कहाँ कैसे बनता है? ये सब जो क्रैप्स पार्ट्स है ना, उसमें से जो बेस्ट पार्ट है उसको अलग कर लेता है, और जो एकदम बेकार हो जाता है उसको अलग से स्क्रैप में बेचता है। तो मेरे को बोल रहा था कि कोलकाता में लास्ट ईयर करीब 3,000 एसी, मतलब मोटा मोटी 2-3 हजार एसी जब स्क्रैप में मिल जाता है, उसको स्क्रैप में नीलाम करता है, ऑक्शन में बेचता है। फिर स्क्रैप डीलर उसको खरीदता है, फिर उसको अलग से, उसका एक अलग ही $multi-billion का इंडस्ट्री। अब वही तो, कल ये लोग मेरे से स्क्रैप में लिया, फिर टैक्सी करके लेके गया। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब हिडन बिजनेस, दिखता नहीं है पर बहुत पैसा है। अलग से दिखेगा, हाँ, कॉपर का सबसे ज्यादा दाम मिलता है। तो केवल इसमें वहाँ पे हमके प्रॉपर तरीका एक जो बंदा आएगा तो इसमें अलग लगता है सर, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट दिया जाता है। मैंने डिफरेंट मेटल्स, वैल्यूएबल मेटल्स मिल जाते हैं, समझे पैसा, इसलिए स्क्रैप इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या है ना, स्क्रैप को लोग नजरअंदाज करते हैं, बहुत इनकम है भंगाड़ वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत कुछ कोई प्रमाण ही नहीं है। और कूलर के अंदर कॉपर है ना, वो कॉपर बेच के उसको बहुत पैसा मिलेगा। पीछे पड़ा रहेगा वो लोग, क्योंकि उनको पता है बहुत दाम मिलता है। तो समझ में आ रहा है सर? तो जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में जाते हो तो आपको स्क्रैप का भी नजर करना चाहिए। तो बेसिकली ये केस स्टडीज आपको सिखा क्या रहा है, आपको एक प्रैक्टिकल माइंड सेटअप देना चाहता है। हाँ हाँ हाँ। तीसरी तरफ से बाहर से या वो ये वहाँ का स्क्रैप एकदम पतला पतला बना जैसा, अच्छा, तो उसको फिर जला के फिर उसका स्क्रैप को भी स्क्रैप का ही। सो बेसिकली इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिला सर, कि it has been brought to our notice that company is also producing substantial quantity of scrap generated during manufacturing process. However, no instruction has been given to engagement team in this regard. स्क्रैप के बारे में एंगेजमेंट टीम को उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस स्टडीज के बेसिस में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करता है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन पूछा है आपको, ठीक है। इस 5 क्वेश्चंस का आपको जवाब ढूंढना है। चलो देखते हैं क्या जवाब मिलता है। ऑडिटर इज ऑडिटर इज फैक्ट चेकिंग अबाउट प्रोमोटर्स and KMPs, माने key managerial persons. She is also considering competence of staff to perform engagement. What is she trying to do? करना क्या चाह रहा है? करना क्या चाह रहा है? She is establishing audit strategy. She is contributing preliminary engagement activities. She is designing audit plan. She is checking her compliance for ethical requirements. क्या चेक करना चाहता है?
ऐसे तो मैं डिटेल्स में पढ़ा है नहीं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज करोगे, लेकिन इस चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करना, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एस्टैब्लिश करना, डिजाइनिंग ऑडिट प्लानिंग एंड सीज चेकिंग हर कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। माने एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है बिजनेस को एथिकली करने के लिए जो जो रूल्स फॉलो करना चाहिए, क्या कंपनी वो रूल फॉलो कर रहे हैं, ये चार चीज आपको पूछना है। समझ में आ रहा है? इसमें आंसर बता रहे सर एक का दो, मैंने बी बता रहे, ठीक है, इसका मतलब बता रहे ऐसे। मैं आपको जस्ट आंसर पूछ नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको डिटेल्स में कुछ पढ़ाया नहीं, मैं जस्ट एक केस स्टडीज इसमें बेसिकली बोल रहे सी कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। देखो चारों आंसर आपको बहुत क्लोज दिखेगा। ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करने के भी ये पार्ट है, डिजाइनिंग ऑडिट प्लान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चेकिंग हर कॉम्प्लायंस फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर एक्यूरेट क्या है ये देखना है। आप देखो कि वो जो कर रहा है वो बेसिकली प्राइमरी लेवल पे एंगेजमेंट एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए प्राइमरीली क्या कर रहा है वो बेसिकली बता रहा है, तो विच इज मच मोर प्रॉपर। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन दे, रीजन भी दे, ठीक है। ठीक है, तो जब तक आप डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे आप ना तो रीजन दे पाओगे। दो चीज चाहिए आपको, डिटेल्स में पढ़ना है और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी समझना है, ठीक है। इसलिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए समझना जरूरी है, अदरवाइज आप आधा अधूरा नॉलेज के साथ जाओगे और आधा अधूरा करके आओगे। समझ में आ रहा है सर? अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ठीक है। এই সবাই বুঝতে পারছে, একটু বুঝতে পারছে, बिकॉज मैंने सर टॉपिक ही नहीं पढ़ाया, डायरेक्टली मैं केस स्टडीज क्वेश्चन में जस्ट एक डिस्कशन के लिए आ गया, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो आप लोगों को मैं क्यों कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को क्या होता है ना, मैं लिखा के नोट लिखाते जाता हूँ, पढ़ाते जाता हूँ, स्टूडेंट को लगता है ये सब पढ़ूंगा फिर बाद में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक डेमो दे रहा हूँ और कुछ नहीं कि कैसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कंसिडरेशन ऑफ नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन आर रेलेवेंट फैक्टर्स प्राइमरीली फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से बोलता हूँ, कंसिडरेशन ऑफ नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ ब्रांचेस माने जो जिसमें आप जा रहे हो उसका कितना ब्रांचेस है, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनको करना है उसका फ्रेमवर्क मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना समय लग सकता है, relevant factors primarily for which of the following, developing audit plan, establishing overall audit strategy, designing audit program and designing risk assessment procedures। ए या बी? नील एंड ये कुछ बोलोगे, ट्राई करोगे सर? नहीं ठीक है, तुम लोग तो बोल दिया, अच्छा ठीक है, उसने बोला ए या बी। नील एंड अभिजीत आप लोग भी ट्राई करो सर। बी या सी में से कोई है? नील अभिजीत কিছু বলবি নাকি নাকি স্কিপ? স্যার আওয়াজ পাচ্ছিস কি পাচ্ছিস না? Yes, sir. ট্রাই করবি অপশনস, কোনটা বেশি প্রপার লাগছে? क्वेश्चन नंबर 2, चलो कंप्यूटर जी क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज बी, ठीक है। वो ए बी बोला था, आप बी सी बोले थे, मैंने दोनों ही चला के कर दिए ठीक है। एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग तो ये है नहीं है, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ लोकेशन चेक करना, फिनेंस मैंने बेसिकली देखो कितना टाइम लग सकता है, कितना ब्रांचेस है, थोड़ा सोचो जरा, कितना ब्रांच है, कितना नंबर टाइम लग सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। जब एक बंदा ये सोच रहा है, ऑब्वियसली प्लान तो नहीं कर रहा है, ऑडिट प्रोग्राम का डिजाइन तो ये हो नहीं सकता, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे कैसे पता चलेगा, बेसिकली वो एस्टेब्लिशिंग करना चाहता है ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या बनेगा, मेरे को कितना ब्रांच है इसका, तो उसके में पता लगेगा कि भाई इतना ब्रांच विजिट करना है,
तो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्लान कर, तो बी मच मोर प्रोमिनेंट आंसर। ऐसे बहुत सारा भी क्लोज लगता है सर, प्रॉब्लम यही है कि सारा आंसर क्लोज लगता है, बट वो जो थीन लाइन है ना, वो थीन लाइन पे विचार करना है, और ये विचार इतना आसानी से नहीं बनेगा सर। चाहे मैं आपको रट्टा लगा दूं, नॉट पॉसिबल। मैं आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करा दूं, नॉट पॉसिबल। ये थीन लाइन तभी डेवलप होगा जब आप इस चीज को एक्चुअली अंदर से समझो, तब जाके क्वेश्चन के पास रहोगे। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इवन गारंटी इज हार्डली 10%, 90% गारंटी नहीं है। तो ये जो थीन लाइन होता है ना, ये थीन लाइन डेवलप करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को बहुत क्लैरिटी से जानना पड़ेगा, तब जाके आंसर आपका मैच करने का चांसेस बढ़ेगा। चलो तीसरा क्वेश्चन कर देखते हैं क्या बताता है। टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट। अकाउंट डिस्क्रिप्शन लिया, प्लान इंक्वायरी किया, विजिट किया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Planned inquiry and visit fall in area of audit strategy. Planned inquiry and visits are planned risk assessment procedures and fall in field of audit plan. And the state description is not related to audit planning. And planned inquiry and visit fall in scope of audit program. ट्राई करो, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, जस्ट मैं वैसे ही ट्राई करा रहा हूँ। टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट, इसमें से कौन सा सही लग रहा है? Which statement is true? Planned inquiry and visit fall in area of audit strategy, ये true है। Planned inquiry, हाँ बोलो सर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर, अच्छा। Planned inquiry and visit are planned risk assessment procedure and fall in field of audit plan, ये नील का जवाब है। चलो नील ने बोला बी, आप लोग बताओ सर। हाँ क्या लग रहा है? ए, planned inquiry and visit fall in area of audit strategy। यानी क्या इंक्वायरी करोगे वो प्लान कर रहे हो, और विजिट करोगे, ये एक्चुअली आप सोच रहे हो। ये किस एरिया को कवर करता है? चलो कंप्यूटर जी को ही पूछ लेते हैं। कंप्यूटर जी ने क्या जवाब दिया? 3, आंसर बी। आंसर बी इज द राइट आंसर। मैंने एक्चुअली नील ने जो बोला कि सर प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिटर प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर्स एंड फॉलोइंग द फील्ड ऑफ ऑडिट प्लान। बड़ा मुश्किल है सर, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल आसान हो जाएगा। इसके लिए डिटेलीकरण चाहिए और कुछ नहीं, रटा रटा के नहीं होता, चाहे कोई कितना रटा दे आपको नहीं होगा। What is detailed set of instruction given to assistant in engagement team known as? What is detailed set of instruction given to assistants in engagement team known as audit guidelines, audit plan, audit program, audit procedures? Detailed set of instruction जो assistants को दिया जाता है, given to assistants in engagement team known as, इसको क्या बोलेंगे? Audit guidelines बोलेंगे, audit plan बोलेंगे, audit program बोलेंगे, या audit procedure बोलेंगे? इनमें से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑडिट प्रोसीडियर्स। क्या डी पे ताला लगाया जाए? क्या डी पे ताला लगाया जाए? बोलो। What is detailed set of instruction given to assistant in engagement team known as? जिसके होता है बैंक के सर कंप्यूटर जी बोलता है 4 का था ना सर, 4 का आंसर है सी। ऑडिट प्रोग्राम है, बेसिकली इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो असिस्टेंट को बताया जाता है एंगेजमेंट टीम को कि कैसे क्या करना है, जो प्रोग्राम का पार्ट है। बेसिकली जब एक ऑडिटर अपने टीम को
भेजता है कि तुम जाके क्या करोगे, क्या मांगोगे। ठीक है, मुझे याद है सर, थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि जब भेजता था ना तो बोलता था, बोल देता था। ठीक है, कई बार टीम को भी लीड करना पड़ता है, तो अगर तुम टीम लीडर हो तो बहुत ज्यादा हेडेक है सर। एक एक डिपार्टमेंट में जाओ, जाके जो जो चीजें हैं पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, फिर वो देखने के बाद जो मेन हेड है वो आके तुमको हेल्प करेगा कि ये डेटा है, यहाँ से देख लीजिए सर आप। ठीक है, कभी कभी कोऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, तो बात बात पे जाके पूछो सर ये कौन सा होगा, वो कौन सा होगा। तो ये जो पहले तो मतलब जो ऑडिटर होता है उनको पता है कि किस काम के लिए ऑडिट मिला है उनको, फिर उसके हिसाब से वो तुमको सारा गाइडलाइंस देता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस है, तुमको जाके फॉलो करना है। तो इस सिस्टम को ऑडिट प्रोग्राम के साथ हम ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा। यानी बेसिकली वो कंडीशंस आप इमेजिन करो तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछते हैं, चलो देखते हैं। एक केस स्टडीज देके माथा घुमा रहा है हम सबका। द इश्यूज ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप हैज बीन ओवरलुक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। सिमरन कौर जी ने, जो मेन ऑडिटर थे, उन्होंने एक चीज क्या किया, क्रैप का मैटर को ओवरलुक कर गया in detailed set of instruction given to engagement team and what should be proper course of action by CA Simran Kaur. She should ignore this information as audit has already begun. She should modify earlier set of instruction. She should leave the matter to wisdom of engagement team, and she should put the ball in court of management as CS was not provided with complete information earlier. मैंने बॉल को उनके कोर्ट में छोड़ दोगे कि हमको पता है नहीं इनका स्क्रैप होता है बोल के। You should modify earlier set of instructions. You should leave the matter up to wisdom engagement team को बोल देगा। क्या लगता है अभिजीत, बोलो, नील, गोपाल जी बोलो। या फिर कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोलेगा, नहीं कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट को डी पॉइंट क्या गया, शी शुड पुट द बॉल इन कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एज शी वाज नॉट प्रोवाइडेड विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। माने वो बेसिकली मैनेजमेंट को दोष दे देगा। अरे मैंने वो बेसिकली ये वाला खेल क्यों खेलेगा, वो बेसिकली ये खेल सकता है कि वो मैनेजमेंट के ऊपर दोष दे देगा कि मैनेजमेंट ने हमसे ये चीज छुपाया। ठीक है, और मैनेजमेंट ये चीज एक्सपोज नहीं करना चाहता था इसलिए छुपाया, ये बोल के मैटर को सल्टा देगा, विच इज मच प्रॉपर। क्या लगता है, मॉडिफाई करना चाहिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को? बोलो, बड़े बोले सर। ये तो लॉजिकली आंसर मैच कर गया ना। हाँ, इसी तरह से बाकी चीज का भी लॉजिक उतना ही प्रॉपरली होना पड़ेगा। मैंने आप जब भी देखो ये लॉजिक इतना इजीली आपने कर दिया ना क्योंकि कंपेरेटिवली लॉजिकल। ठीक है, मैंने ये चारों चाहे चारों में से सबसे बेस्ट लॉजिक लगा इसका, लेकिन बाकी का भी लॉजिकल है लेकिन वो थोड़ा सा थी, बहुत पतला पतला डिफरेंस था इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा, लेकिन इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट। बाकी सेट का तो नॉर्मल बात था, इसका क्वेश्चन इग्नोर कर दिया तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एथिकली तो वही होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि एक आइडिया मिल रहा है आप लोगों को कि जब आपको क्वेश्चन देता है ना तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ केस का सामना भी करना पड़ सकता है। अब चलो एक काम करते हैं, केस तो फिर से बाद में करेंगे, बट उससे पहले ये ऑडिट स्ट्रेटेजी को एकदम स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, बिना जाने आंसर करने का कोशिश कर रहा था हम लोग। ठीक है, जस्ट एक क्या बोलते हैं इंस्टिंक्ट के थ्रू से, इंस्टिंक्ट के थ्रू से कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स, एक ऑडिट के अंदर क्या क्या चीज रहता है फटाफट देखो सर, चाहो तो शॉर्ट पॉइंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, अपने याद को भी बढ़ाने के लिए काम करेगा। मैं बोलता जाऊंगा, आप छोटा छोटा पॉइंट लिखते जाओगे। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट डिक्टेशन, जस्ट कि मैं समझाते जाऊंगा, आप मेन पॉइंट्स को ऐसे ही अपने सोच के साथ। अच्छा, प्लानिंग ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, आप लिखोगे ना वो मेमोरी में थोड़ा सा पुट होगा, ये कोशिश कर सकते।
इफ पॉसिबल, अगर आपको ये मेथड सही लगता है। अच्छा, पहला पॉइंट बता रहे कि एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सेकंड बताते हैं डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, ठीक है। पहले आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है, फिर आप प्लानिंग को डेवलप करो। फिर बोलता है द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर मैंने ऑडिट करने का काम मिला है और ऑडिट खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा करने से नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर टाइम के अंदर ऑडिट को कंप्लीट करना। एक आध दिन अलग बात है सर, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता डिले हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब एफिशिएंसी लेवल कम रहता है तब डिले हो जाता है। तो ये ऑडिटर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर आ जाता है। तो ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट एंड एफिशिएंट एंड टाइमली, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगा, क्योंकि देखो टाइम ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा लगेगा। अब जो टीम ऑफ जो मैनेजर रहेगा, जो इनको तुम रोज भेजोगे, उनको डेली का आने जाने का भाड़ा है ना, जिनका सैलरी के साथ जुड़ेगा उनको सैलरी। आर्टिकल असिस्टेंट को क्या है, उनको बस भाड़ा का खर्चा देने से वो मान जाता है, उनको और कुछ नहीं है। लेकिन जो जिनको तुमने रिक्रूट करके रखा, उनका एक कॉस्टिंग है, जिनको तुम भेज रहे हो उनका खर्चा है, ठीक है। और ऊपर से तुम उधर ऑडिट देरी करोगे तो जिनके जो अपॉइंट किया है, ठीक है, फिर टाइम टाइम के अंदर नहीं करोगे तो फिर पूरा सिस्टम ही पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टाइमली मैनेज करना बहुत जरूरी एक मैटर। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए ना एक चीज, एक नॉर्मल एक मेरा कहावत है, आप लोग शायद मेरे क्लास में जो लोग बहुत दिन से कर रहे हो सुनते होंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज काय को ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बिजनेस को, इतना वैराइटीज ऑफ बिजनेस को रेगुलर बेसिस में चेक करता है ना। इसीलिए ना ये जो इवन स्टॉक मार्केट में, ठीक है, काफी लोग आजकल इंटरेस्टेड है, स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी ना सबका जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली बिजनेस एनालिसिस प्रॉब्लम, कि मैं इस शेयर में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, या फिर पैसा लगाने के बाद उसके मन में चलता है कि इसका शेयर में होल्ड करूं कि छोड़ूं, ठीक है। तो ये जो होल्ड करना, छोड़ना, पकड़ना, ये सब चीज डिपेंड डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को समझ पा रहे कि नहीं समझ। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, आप लोगों को पता होगा, वेदर यू वांट टू बी ए चार्टर्ड और नॉट, बट यू मस्ट हैव नॉलेज लाइक ए चार्टर्ड। बहुत लोग बात को समझता नहीं है, बोल कोई भी आता है मैं बोलता हूँ चार्टर्ड कर ले, ठीक है, तो बोलता है कि नहीं नहीं सर सीए नहीं। तो मैं बोलता हूँ भाई तू समझ नहीं रहा है, मैं क्यों सीए के बारे में बार बार लोगों को फोर्स करता हूँ, नहीं सर पास नहीं होता है, फिर मेरा उम्र बीत जाएगा। मतलब भाई उम्र बीतने दे, लेकिन जो तेरे को मिलेगा वो तेरे को और कहीं नहीं मिलेगा। 10 MBA डिग्री भी करके नहीं मिल सकती, क्योंकि इतना अंदर से बिजनेस को जानने का और किसी को मौका ही नहीं मिलता। हाँ, कॉस्ट सीएमए वाले को मिलता है, सीएस को भी मिलता है, बट चार्टर्ड को थोड़ा ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट इनके हाथ में है। क्लाइंट के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट इन्हीं से करवाना होता है, ठीक है, इनको करना ही है। तो इसीलिए बिजनेस का नॉलेज इतना डिटेल्स में मिलता है ना। ऑडिट एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको कई बार लोग थोड़ा सा बोरिंग वैसे करते हैं बोल के हम लोग को ऐसा लगता है, बट ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तुमको बिजनेस के अंदर का पूरा एकदम कौन मैंने उसका हर चीज पता लग जाएगा, क्या खेल खेलता है बिजनेस। एक्चुअली ना ये बिजनेस और बिजनेस का डेटा को मैनेज करना, ये और कुछ भी नहीं है सर। ये एक डेली लाइफ का जैसे हमारा जिंदगी है, वैसा ही चीज। ये बंदा कभी कभी क्या है ना, डुप्लीकेसी करता है, और डुप्लीकेसी पकड़ना है, काय को डुप्लीकेसी क्यों, झूठ बोला, प्रॉफिट को मैनिपुलेट क्यों करना चाहा। बड़ी सिंपल सिंपल लॉजिक आएगा, ज्यादा पैसा कमाना चाहा, उसके एसेट उसका उसका एसेट के साथ जब मिसमैच करता है, उसका पर्सनल एसेट के साथ बिजनेस का एसेट मिसमैच करता है, बिजनेस धोखा में जा रहा है, पर्सनली तुम बड़ा हो जा रहे, तो क्या करे, शेयर होल्डर का पैसे से तुम अपना बना रहे क्या। तो ये सब चीज बहुत सिंपल सिंपल जिंदगी का कॉन्सेप्ट है। चलो, तो प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द, जैसे अभी ये केस हम लोगों ने, ठीक है। तो पिरामिड भी आपको बहुत कुछ समझाने का कोशिश कर।
अच्छा कोई कोई बोलते हैं सर इसको क्या रटना है। अब देखो सर, ये जो लाइन है इसको तुम चाहो तो रटो, मैंने मार्कअप जितना करना है करो, मैं उसको मना नहीं करता। बट तुम अगर इस चीज को फील करते हो तो तुम्हारे लिए मार्कअप करना इजी होगा। मेरा बस यही काम है कि सर आप ये लाइन को फील करो, करना क्या, कहना क्या चाहते हो। यहाँ पर एक दिया है सर, एक केस स्टडीज दिया है। ये केस स्टडीज में पहले क्लास में डिस्कस किया था क्या, शुरू से जो चल रहा था उसी के बारे में कंटिन्यूएशन किया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने बेसिकली ये इसलिए किया है क्योंकि एक केस को लिया है चैप्टर 1 से, फिर उसी केस को कंटिन्यू किया है ताकि स्टूडेंट को ऑडिट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अब उसके लिए डाउट है कि वो ऑडिट जो लोग करेंगे फ्यूचर में आर्टिकल सीखने उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो जाते समय लोग सब कुछ दे देगा या मतलब हम भी एंशियस है कि आगे क्या होगा, ऑडिट प्लानिंग कैसे करना चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस है उसी के बारे में बात करनी पढ़ा तुम बाय नाउ समीर हैड ग्रास्प बेसिक नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ये फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि समीर जो है, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया कि by now Samir had grasped basic nature of auditing. It was crystal clear to him that objective of an audit of financial statement is to express an opinion. Even इसके बारे में नोट्स भी आप लोगों को सिंपल भाषा में लिखा के रखना। He could easily visualize that complex process like audit needs to be performed methodically. माने ऐसे तो देखा जाए तो देखो बिजनेस का छोटा छोटा पार्ट कॉम्प्लेक्स ही बन जाता है, लेकिन अगर इसको मेथोडिकली किया जाए तो ये संभव है, असंभव कुछ नहीं है। Carrying out an audit ought to be a logical and systematic process leading from one step to another. Performing a complex process effectively would certainly be involving planning. किसी भी काम को अगर कॉम्प्लेक्स काम को करना है तो तुमको एक प्लानिंग करके ही चलना चाहिए। कोई भी, जैसे मानो एक विराट कोहली को ही तुम देख लो, आईपीएल को छोड़ दो सर, पता नहीं क्या होता है उसका आईपीएल में, ऐसे खेलता अच्छा है, टीम हारता है, वो अलग बात है। मैंने बैंगलोर का बात कर रहा हूँ, इस बार तो पूरा खत्म हालत। विराट कोहली का तुम अगर इनिंग्स बिल्डिंग देखो, कितना प्लान करके वो इनिंग्स को बुनता है, ये उसका बहुत खासियत है। क्यों? प्लान करने से ही तब जाके तुम टारगेट तक पहुंच सकते। एक ऑडिटर को भी सेम तरह का विराट कोहली जैसा कॉन्सेप्ट लेना चाहिए कि तुम प्लान करो। धोनी ग्रेट एग्जाम्पल। अभी तो धोनी का अभी जो देख रहे हो तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मल एक चल रहा है उसका, लेकिन धोनी जब इंटरनेशनल खेलता था, धोनी सबसे ग्रेटेस्ट फिनिशर माना जाता था उसको। क्यों? क्योंकि वो ना इनिंग्स को प्लान करके बुनता था, एंड तक खींचता था। ऐसे नहीं कि बीच में कैसे भी करके जीत जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके छोड़ के नहीं आता, तो उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता। तो वही चीज एक ऑडिटर के अंदर भी होना चाहिए कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो परफॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इफेक्टिवली वुड सर्टेनली बी इन्वॉल्विंग प्लानिंग। प्लानिंग हेल्प्स वन अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑडिट शुड बी नो डिफरेंट। जो आपको मैं बोलने का चला कि आपका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे रहा है कि नहीं, ये आपका टारगेट है, और वो टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग है। वही चीज यहाँ पर सिंपल भाषा में बताने का कोशिश कर। He was talking to himself. अब ये जो समीर बंदा है, आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है। Besides, he was pretty sure that there must be timelines in which audits were to be completed for the different entities. He remembered his father had held few shares of some blue chip companies. Blue chip माने निफ्टी 50 कंपनीज को नॉर्मली हमारे देश में ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। ब्लू चिप माने जिसके पास बहुत माने जिसका बिजनेस का कैपिटल बहुत ही हाई, ठीक है, माने लार्ज कैप होगा और बहुत ही हाई कैपिटल है, बिजनेस इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। माने आप अगर पैसा लगाओगे भी ना, आपका पैसा ऐसा नहीं कि रातों रात गिर जाएगा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस में दम हो। तो इसीलिए निफ्टी 50 बिजनेस को नॉर्मली ब्लू चिप बिजनेस करते हैं। माने फाइनेंशियली काफी बैलेंस्ड, फाइनेंशियली बिजनेस काफी बैलेंस्ड है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत हाई है, ऐसे बिजनेस को ब्लू चिप का। तो उसको यहाँ पर एक नॉर्मल सवाल मन में चल रहा है, जो मैं मेरा फेवरेट टॉपिक है ना शेयर। हर क्लास में कहीं ना कहीं से मैं आप लोगों को शेयर मार्केट में लेके चला ही जाता हूँ, ठीक है। हर क्लास में मेरा आदत है सर, लोग बुरा बनता है बहुत कि सर आप शेयर मार्केट में जबरदस्ती बहुत टाइम देते हैं। मैं क्या करूँ, आप पढ़ते पढ़ते देखो कि हर जगह में शेयर मार्केट आ ही जाता है,
लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था बिहार का, कंपनी लॉ पढ़ाने का क्लास था, शेयर कैपिटल पढ़ाना था। तो मैंने शेयर कैपिटल ना पढ़ा कि पूरा एक कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लेके और उसका शेयर एनालिसिस करने क्लास में स्टार्ट कर। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जब कोई टीचर के पास पढ़ता है उसको टीचर को थोड़ा सा तो भरोसा करना पड़ता है, थोड़ा सा क्या पूरा भरोसा करना पड़ता है। उसको लगा कि मैं शेयर मार्केट ही पढ़ा रहा हूँ, लॉ नहीं पढ़ा। मेरे को बोलता है ये तो सारा शेयर हो गया, लॉ कहाँ है। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई तू पूरा क्लास सुन तो ले पूरा, उसके बाद तू अपना सवाल करता। तो फिर ऐसे में उसका बात को समझा, बोले नहीं सर आप तो पूरा शेयर मार्केट पढ़ा दिए, हम लोग थोड़ी ना शेयर मार्केट पढ़ रहे हैं, हम लोग तो लॉ का क्लास करने आए हैं। अभी तुम लॉ का क्या चैप्टर पढ़ रहे हो? प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल। तुमको पता है कि कंपनी शेयर क्यों इशू करता है, शेयर इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस क्यों निकालता है, प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा होता है। तुमको मैं प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूँ ताकि तुमको पता लगे कि उसके अंदर क्या लिखा है। नहीं सर हम लोग क्या करेंगे फिर इसको जान के, यही तो प्रॉब्लम है। तुम किताबी बात पढ़ लेते हो पर वास्तव में कहाँ क्या है कुछ नहीं पता तुमको। और एग्जाम में जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है तो बोलते हो किताब से क्वेश्चन नहीं पूछा, मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए फेल कर। मैथ से क्वेश्चन करता भी नहीं है, घुमा के ही तो देगा ना सर। एकदम डिट्टो मैथ का क्वेश्चन कहाँ से देगा तुम? ठीक है, तो मैं उसको फिर सेकेंड डे से और वो कुछ सवाल नहीं किया। वही ठीक है, तो वही मैं उसको बस मैं मेरे को ना टॉपिक से मतलब होता है और टॉपिक का प्रैक्टिकलिटी से मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप देख लो ना, आप खुद बाकी काम कर लोगे। देखो एक एक चीज मतलब आपको वैसे बोलते हैं ना बांग्ला में कि गोदले को खाइए देवा संभव, बट एक्चुअली अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है ये अगर बता दिया जाए तो शायद स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करेगा आगे तक, क्योंकि वो इंटरेस्ट अंदर से आना चाहिए। हाँ या ना सर? चलो ज्ञान बांट के भी फायदा नहीं है। तो इसमें उसने एक चीज उसके मन में क्वेश्चन आया कि रिमेंबर्ड हिज फादर हैड अ फ्यू शेयर्स ऑफ ब्लू चिप कंपनीज, he was able to recall that notice of annual general meeting of these companies used to be delivered at their ancestral home in Rajkot, गुजरात में, ठीक है, and those also related to consideration and adoption of audited accounts। अब जब किसी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग का रिपोर्ट या एनुअल अकाउंट्स दिया जाता है उसके अंदर कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट होता है अकाउंट्स का, जैसे तुम भी निकाल सकते हो। जैसे रिसेंटली रिलायंस का रिपोर्ट को लेके कुछ बात हो रहा था, रिलायंस का उस दिन स्टॉक मार्केट क्लास में बात होता, एचडीएफसी में बात हो रहा था, प्रॉफिट अच्छा किया एचडीएफसी बट एक्सपेक्टेड और हाई था, ठीक है। हाँ ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट ऐसे, हाँ ये पहले से था मेरे पास, ये देखो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, और इसमें हर अकाउंट्स के नीचे आपको ऑडिटर का साइन मिलेगा। ये क्या है? ये रिलायंस का बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 का। आपको इवन एवरी क्वार्टर का भी डिटेल्स मिले, और जैसे अभी रिसेंट लास्ट क्वार्टर 2024 का जो आया है उसका भी डिटेल्स आया है, लास्ट दिन आया। ये कंप्यूटर में सेव था बोल के इजीली निकल गया, नहीं तो आप रिलायंस की वेबसाइट में जाके निकाल सकते हो। तो जब एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पब्लिकेशन होता है उसमें कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट तो रहता ही है, ऑडिट रिपोर्ट भी रहता है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आपको पीएल बैलेंस शीट जो भी मिला अकाउंट्स के हिसाब से, और उसके हर चीज के नीचे आपको एक साइन मिलेगा, सिग्नेचर मिलेगा। ऐसे ये देखो रिलायंस का कौन सिग्नेचर करके रखा है, डेलॉयट, देख पा रहे हो सर? या और थोड़ा सा जूम करें, दिख रहा है? इवेंट डेट फॉर डेलॉयट हस्किंस एंड सेल्स एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके तरफ से जो उनका ऑडिटर है उनका नाम है अभिजीत ए डैमले, मराठी लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये अकेला नहीं किया सर, चतुर्वेदी एंड शाह भी इनके साथ जुड़ा है, मैंने ये जॉइंट ऑडिट था, ठीक है, इसका मतलब ये जॉइंट ऑडिट था। उसके तरफ से पार्टनर का नाम है संदेश लधा, ठीक है। अच्छा श्रीकांत वेंकटेश्वरी नहीं वेंकटाचारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से कंपनी का, ये कंपनी का अंदर का बंदा है। कंपनी सेक्रेटरी
सावित्री पारेख, ये कंपनी का अंदर का बनता है, मैंने बेसिकली दे आर दी KMPs, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के अंदर और भी है सर, MD अंबानी, NR मेशवानी, ये सब कंपनी का प्रोमोटिंग ग्रुप से, डायरेक्टर ग्रुप से सब डीन, सबका डीन नंबर दिया है ना, इसका मतलब सब डायरेक्टर है, डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं MD इस पर मैनेजिंग डायरेक्टर, अंबानी है ना, मोहम्मद में भी लोग MD लिखते हैं मुस्लिम लोग, बट ये MD फॉर नॉट मोहम्मद वाला एम, ऐसे होता है ना। और ये हो गया M.D. ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। NR का फुल फॉर्म है EMS, बाद में करेंगे, नहीं इसका एक चैप्टर आता है, डीन डायरेक्टर्स बोल के एक चैप्टर आता है, ठीक है, उसके अंदर ये टॉपिक डिस्कशन हो जाता है। हाँ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, हाँ 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 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लोग हो गया कंपनी का अंदर का लोग, और ये हो गया कंपनी का बाहर का लोग। ऑडिटर कंपनी के अंदर के लोग नहीं होते सर, ये बाहर वाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको मैं ओरिजिनल रिपोर्ट से दिखा रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात ये समीर के मन में चल रहा है, और वही इंस्टीट्यूट समीर के थ्रू से आपको बताने का कोशिश कर, ठीक है, कि समीर के मन में जो चल रहा है आपके मन में भी चला जाए। तो समीर जब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी का रिपोर्ट देख रहे हैं, तो जो रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं आपको, और ये तो मैं रोज कोई ना कोई क्लास में खोल के बैठ जाता हूँ, ये देख लो वो देख लो। So he was able to recall that notice of AGM of these companies used to be delivered at their ancestral home, Rajkot, and those also related to consideration and adoption of audited accounts. अच्छा, नॉर्मल अकाउंट्स और ऑडिटेड अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है? कंपनी का मैनेजमेंट का अकाउंट्स और ऑडिटर है, फ्री है, मतलब तुम उस पर और ज्यादा भरोसा कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी अगर सोचो, इसके बाद भी जब अकाउंटिंग फ्रॉड होता है तो ये कितना बड़ा देश के लिए खराब बात। ये जो ऑडिटिंग फ्रॉड या अकाउंटिंग फ्रॉड होता है, जैसे कि आपको बहुत फेमस एक स्कैंडल बताया, इनफेमस स्कैंडल सत्यम कंप्यूटर्स, है ना। ये जो स्कैंडल्स होता है, ये स्कैंडल्स का है क्यों होगा भाई? मैंने क्या कर रहा है फिर कंट्री का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? सब पैसा खा के बैठा हुआ है। जो राणा कपूर का केस, इतना सारा गलत, राणा कपूर का केस देखोगे, क्या इसका ऑडिट रिपोर्ट में पता नहीं चला था जब लोन सैंक्शन कर रहा था? यस बैंक जब लोन सैंक्शन कर रहा था तब क्या इनको पता नहीं था? ये है बंदा, ठीक है। यस बैंक को कहां से कहां लेके आया, ये देखो, मुंबई CBI कोर्ट ग्रांट्स बेल टू राणा कपूर इन फ्रॉड केस, ठीक है, ये कल का खबर है, ठीक है। ग्रांटेड बेल बाय मुंबई CBI कोर्ट बाय फ्रॉड केस। अब इसका तुम जस्ट एक कोई भी एक खबर जस्ट तुम देखो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ताजोला सेंट्रल प्रिजन में था वो, ये देखो, सीबीआई फाइल्ड केस अगेंस्ट राणा कपूर एंड हिज वाइफ बिंदु। अच्छा, ये एक बैंक का चेयरमैन है, और इसने बिंदु जो उनका वाइफ है, वो वाइफ जिस कंपनी का डायरेक्टर है उस कंपनी को लोन दिया है, ये नहीं दे सकता नॉर्मली, रेलिवेंट पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकता, और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किया, तो ये ऑडिटर को पता नहीं है? क्या ये ऑडिटर को पता नहीं है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो जाता है ना। पूरा, ठीक है, ये देखो, Kapoor was arrested by an ED in a money laundering case in March 2020. He had to face charges in 8 cases filed by both the ED and CBI, which was related to fraud at the Yes Bank. जिसके कारण आज Yes Bank मैंने पूरा हालत इसका खराब होके रखा है, SBI उसमें ऑक्सीजन डाल के रखा है,
मैंने एसबीआई ने उसमें इन्वेस्ट करके आरबीआई के कहने पर ये रिस्क एसबीआई ने लिया है ना, आरबीआई ने उसके सपोर्ट में मॉर्गेज रखा है, फिर जाके एसबीआई ने येस बैंक में स्टेक रखा है, फिर जाके अभी येस बैंक नॉर्मल बैंक की तरह परफॉर्म कर रहा है। लेकिन क्या किया इसमें, देखो क्या बोलते हैं इसमें, ऐसे बहुत बड़ा केस है, मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा, जस्ट एक ग्लिम्स दिखा रहा हूँ कि Bliss Auto Private Limited, which was led by Rana Kapoor wife Bindu Kapoor, purchased the property of 378 crore, even though the market value of the property was 685 crore. यानी इतना ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज। प्रॉपर्टी आई थिंक किसी का लोन बाकी था, उसका कुछ रीपर्चेस था जो बैंक के पैसे से हुआ था, उससे किया। ठीक है, the agency claimed that Yes Bank extended credit facilities of rupees 25 crore to various Avanta Group companies and granted an additional loan of 400 crore to Avanta Realty as part of quid pro quo deal. Quid pro quo माने something in return, हाँ something in return, consideration माने तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा, तुम सोचो मैंने बैंक का पैसा को अपना बाप का पैसा समझा, और क्योंकि वो कंपनी का हेड है वो कुछ भी करेगा क्या, वो बैंक का चेयरमैन है, मैंने वो कुछ भी करेगा। अब सोचो जो, अच्छा आप एक चीज बताओ, अब चेयरमैन ये सब कर रहा है, तो जब जो लोग बैंक ऑडिट करने गया था, क्या उनको पता नहीं था क्या चल रहा है नहीं चल रहा है? बेसिकली पता चल गया होगा, है ना। कि अगर लोन दिया है तो 900 के लोन पर किसी और नाम दिया है और और जिसको लोन दे रहा है, जिसको लोन दे रहा है वो तो पूरा एनपीए पार्टी है, मैंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाला पार्टी है, तुम ऐसे लोगों को तुम लोन दे रहे हो। हाँ माने जो ऑलरेडी फंक्शनल सिचुएशंस में नहीं है, ऐसे लोगों को लोन दे रहे, जो 25 करोड़ जिसको लोन दिया। अरे केस सामने तभी ना आता है जब ऑपोजिट बने, जो जिनको लोन दिया जा रहा है जब वो फेलियर करता है, सामने तो तभी केस सामने आ जाता है, वही सब तो केसेस बन जाता है सर। इसलिए आप लोग ना ये सब खबर को पढ़ा करो, आपका प्रैक्टिकल सेंस बहुत ग्रो करेगा और आपको पता लग जाएगा कि अंदर क्या क्या खेल चल सकता है। इसलिए डे बाय डे जितना भी कोशिश कर रहे हैं सर, ऐसे कोशिश कर रहे हैं रियल लाइफ में इसको टोटली खत्म करना बहुत दूर की बात है, बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये पूरा पब्लिक का अंदर का एथिक्स का मैटर है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कोशिश कर रहा है। अभी तो पेनल्टी वगैरह कंपनीज एक्ट में इसलिए बहुत ज्यादा किया है, जो 1956 में था ही नहीं, डर ही नहीं था लोग। ठीक है, अभी बात बात में करोड़ों में चला जाता है, बात बात में 5 लाख 10 लाख में चला जाता है। चलो आगे देखो। Here reasonably concluded that audit were required to be performed in a timely manner. The whole audit process therefore must be properly planned to ensure its effectiveness. यानी क्यों ऑडिट जरूरी है, इसका एक आइडिया उसको अभी धीरे धीरे लग रहा है, और वो प्रैक्टिकली ये सब चीज देखते हुए और समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसके फैमिली में पापा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट देखना जरूरी। अच्छा ऑडिट रिपोर्ट के साथ कौन ऑडिटर है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डेलॉयट बिग फोर को क्यों इतना ऑथेंटिकेशन दिया जाता है, पीडब्ल्यूसी तो ऐसे ही अपना नाक कटा लिया बीच में। ठीक है, और पीडब्ल्यूसी का जब से नाक कटा है वो सत्तम केस में, उसके बाद डेलॉयट का EY KPMG का मार्केट बढ़ा है, लेकिन उससे पहले पीडब्ल्यूसी का मार्केट ज्यादा था इंडिया में, लेकिन वो उस केस के बाद वो पूरा उसका गुडविल काफी इम्पैक्ट पड़ा है। और वो पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर पेपर हाउस, ये एक शॉर्ट टेक में उसका ऑफिस। हाँ हाँ क्या किया, तो उसको इंडिया में 2 साल के लिए ऑडिट के लिए बैन किया। नहीं लिखा तभी तो, हाँ कुछ भी नहीं लिखा। सत्यम कंप्यूटर्स पे फिर भी पुराना केस है, 2020 में और एक केस हुआ था कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग का, उसका केस सुनोगे तो उसका केस सुनोगे तो और पगला हो जाओ। ऐसे उसका अमाउंट कम था, शेयर ब्रोकर जैसे बनो हम लोग ब्रोकिंग के लिए ना फंड खोलते हैं, डीमैट खोलते हैं, तो डीमैट अकाउंट में पैसा देते हैं,
तो डीमैट अकाउंट में पैसा देने से वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और डीमैट का पैसा का कंट्रोलिंग एनएसडीएल सीडीएसएल के पास होता है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो नॉर्मली एक इनिशियल स्टेज में डीमैट अकाउंट के थ्रू से कार्बी के पास कंट्रोलिंग रहता है। वो चाहे तो क्लाइंट का पैसा देख सकता है। जरूरत से क्या होता है ना, पुराने जमाने में क्लाइंट के अकाउंट में पैसा रहने से वो कंट्रोलिंग रहता है और उसको यूज करके शेयर वगैरह खरीद सकता है। तो कुछ पीओए के थ्रू से, अभी नहीं है ये सब कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया। अब वो क्या किया, वो जिनका भी पावर ऑफ अटर्नी था, मानो कि मेरा शेयर कार्बी में है, पैसा कार्बी में है, और मैं कार्बी को पावर ऑफ अटर्नी देके रखा कि भाई मेरे शेयर तुम अपने मेरे को पूछ के खरीद ले लो। इवन कभी कभी मेरे को बिना पूछ के भी खरीद सकते हो, ठीक है। नजर नहीं आ रही। regular practice का 2019 96 97 से लेकर अभी अभी इसलिए क्या किया, डीमैट अकाउंट में अगर पैसा, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने तुम पैसा रखते हो तो 3 दिन 4 दिन चुपचाप पड़ा रहता है, तुम्हारे अकाउंट में वापस कर दे, 4 दिन में वापस कर दे। तुम यूज नहीं करोगे, तुम्हारे अकाउंट में वापस पैसा चला जाए। कार्बी ने क्या किया था, वो सारा पैसा को मॉर्गेज करके पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन किया था। हैदराबाद का केस है, लोन करके अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डाला और गेमिंग कंपनी के पीछे। और तुम सोचो कि बैंक कितना माने करप्टेड है, जो बैंक का चेयरमैन है या हेड है, कि तुम किस चीज को मॉर्गेज के तौर पे रख रहे हो, ब्रोकर का डीमैट अकाउंट जो मॉर्गेज हो ही नहीं सकता। तुम मुझे बताओ, क्या बैंक जो इस चीज को लोन प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं, तो बैंक का ऑडिटर को नहीं पता या कार्बी का ऑडिटर को नहीं पता? वही मैं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको फैक्ट्स चेक करा रहा हूँ कि जहां जहां करप्शन हो जा रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट का ऑथेंटिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस और इसका इफेक्टिवनेस का क्या इंपॉर्टेंस। इसलिए मैं आपको रियल केस कुछ रिसेंट डेट में क्या क्या हुआ वो मैं बताया, और भी आता रहेगा, मैं आपको बताता रहूंगा। और आप भी मेरा बात सुनते हुए और भी केस को ढूंढो, जितना ढूंढोगे ऑडिट पढ़ना आसान होगा। नहीं तो ये बस एक आपको लिखा हुआ चीज लगेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है वो जानने के लिए आपको प्रैक्टिकली वो जो चीजें हैं ना वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे नॉर्मल जो भी पढ़ रहा है, जैसे को मैं 4 बात कर रहा हूँ और 50 बात मेरा निकल रहा है प्रैक्टिकल में, तो अगर कोई सिर्फ इसको रट्टा लगाने का कोशिश करेगा ना, वो बोर ही हो जाएगा। तो क्या है कि एक समीर का है, वो समीर का पापा का काम था, राजकोट में करता था, हमको ऐसा लग रहा है ब्लू चिप में पैसा लगाया, वो बोर हो जाएगा। उसको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, खुद को भी लिंक करना पड़ेगा। समीर के जगह में अपना जूता घुसाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, समीर के जूता में पैर लगाओ तो फिर तुमको समझ में आएगा कि वो जो फील कर रहा है क्या वो फील तुम कर पा रहे हो। नाउ he was aware about CA student undergoing article training, है ना। Most of the student must be going for audit work for different entities as part of their practical training. The thought come to his mind, how do students who have freshly joined the article carry out audit work? There must be some mechanism, some sort of detailed set of instructions for carrying out audit, and what it is it known as? Take a second. And what is it known as? His inquisitive mind was constantly engaged in such kind of questions. कि क्या मुझे चाहिए, मेरे को कैसे इफेक्टिवनेस में स्टैब्लिश कर सकता हूँ, इसके पीछे क्या काम होता है। सारा बात तो समझ में नहीं आ रहा है, वो तो एक आर्टिकल स्टूडेंट है, लेकिन ये माइंड पे क्वेश्चन आना जरूरी है। ऑडिट एक एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, कोई ये नहीं बोल सकता कि ऑडिट कर लिया मैंने वो सब जानता है। ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। मानो कोई 10 साल से भी ऑडिट कर रहे हैं ना, फिर भी तो पीडब्ल्यूसी तो 10 साल का इतना साल से ऑडिट का फॉर्म बना के बैठा है, उसके आंखों के सामने इतना बड़ा फ्रॉडुलेंट हो गया, पीडब्ल्यूसी कुछ नहीं कर पाया। ऐसे पीडब्ल्यूसी इसमें ना जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल कैटेगरी का गुडविल वाला बिजनेस कभी भी अपना गुडविल का ऐसे सरेआम इज्जत का फजीता नहीं निकालना चाहे। लेकिन पीडब्ल्यूसी के अंदर जो चार्टर्ड थे, जो इंडियन चार्टर्ड थे, उन्होंने ही घोटाला किया, 7 चार्टर्ड। ऑब्वियसली
प्रॉफिट कुक किया था, फिर जितने का बैलेंस था उसमें जिंदगी सेट हो गया था। मैंने एक ऑडिटर अगर जिंदगी भर काम करके जितना पैसा कमा सकता था वो सारा पैसा उसी में कमा लिया। 5-10 करोड़ उसी से कमा लिया, जिंदगी भर काम ही नहीं करना, ऐसा सिचुएशन। इसलिए बोलते हैं दाल रोटी खाओ मेहनत का खाओ, जो तुम्हारा मेहनत का है उतना करो ना, इज्जत का बचो। ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट करके लोग कमाते हैं ना, चाहे कोई भी पद का हो, बहुत खतरनाक चीज है। आज अच्छा दिखता है, घर के सामने मर्सिडीज ये वो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन आगे जाके जिस दिन किस्मत खराब जाएगा वो तुमको लेके डूबेगा। समझ रहे सर? मैं सत्यम कंप्यूटर के डिटेल्स के बाद में बात करूंगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। जितना ऑडिट प्रॉब्लम है सब बात करूंगा, लेकिन है सर मुद्दे पे ज्यादा नहीं हटेंगे तो फिर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छा फिर आगे बोलता है he was also anxious to know what would happen to audit plan if some new information come to light of auditor during course of audit which was hitherto unknown to him at the time of planning. Is audit plan flexible? इसके ऊपर एक क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, can it be changed as audit progress? Another question ragging his mind was whether all such information was necessary to be put in writing by the auditor. ये सारा क्वेश्चन का जवाब ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको देता है। अच्छा आपको पता है सर ऑडिट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 300 में ये चीज बोला है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना सर ऐसे 300, ठीक है। डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. It states that objective of auditor is to plan the audit so that it would be performed in an effective manner. Why planning and audit is necessary और उसका बेनिफिट क्या है? चलो और क्या बताऊं सर, इतना सारा बात हो रहा है तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से, फिर भी रूटीन बात है, बोलना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा इसी तरीके से। Planning and audit is necessary to carry out is effectively in a timely manner. Besides ensuring compliance with professional standards, मैंने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड देके रखता है उसी हिसाब से आपको ऑडिटिंग सिस्टम को फॉलो करना है। नॉट जस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, यू हैव टू आल्सो फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अकाउंट्स जब चेक करोगे तो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने से वो भी आपके ऑडिट रिपोर्ट में एक इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो बाद में आता है, क्योंकि आप चेक क्या करने जाते हो अकाउंट्स, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले चेक करो, तभी जाके तुम्हारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स काम आएगा, अदरवाइज क्या काम करवाओगे। It helps in performing audit engagement effectively. Adequate planning benefits the audit of financial statement in several ways, including अगर आपका प्लानिंग सही है तो आपको क्या फायदा होगा उसको पॉइंट पे दिया है। Helping the auditor to devote appropriate attention to important area of the audit. Helping the auditor identify and resolve potential problem on a timely basis. माने कंपनी के अंदर क्या लोचा है, जैसे कि अलग अलग केस आपको मैं बता रहा हूँ, सत्यम का केस, कार्वी का केस, है ना। अगर मानो ऑडिटर को पता था फिर भी ऐसा हुआ तो बहुत खराब बात है, लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कि ऑडिटर को पता नहीं लगता। ऐसा नहीं कि ऑडिटर हमेशा जानबूझ के गिल्टी होता है, कई बार वो समझ नहीं पाते, इसका मतलब तुम एफिशिएंट नहीं हो पाए, मैंने एक ऑडिटर के हिसाब से तुम अभी भी उस लेवल तक नहीं जा पाए कि तुम घोटाला पकड़ने में नाकाम रहे। एक कलमडी का घोटाला हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑडिट का केस था, उन्हें से एशियन गेम से कलमडी का एशियन गेम्स के लिए स्टेडियम बना था दिल्ली में, एशियन गेम्स हुआ था, ये बहुत थोड़ा और पुराना केस है, 2007-8 के आसपास का होगा। पूरा हर चीज का दाम बढ़ा के कलमडी स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। कलमडी का घोटाला बहुत फेमस स्कैंडल है, ये गवर्नमेंट ऑडिट का केस था, सरकारी ऑडिट का। मैंने क्या बताऊं कांग्रेस के जमाने में हुआ था, 2G 3G सब कांग्रेस का, ठीक है, ये सब मैंने लोग भूल जाता है। कलमडी ये रहा तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 देखा, ठीक है। कलमडी around 2010 Commonwealth Games comes under the scrutiny of central vigilance.
India's anti-corruption organization asking Central Bureau prove certain aspects of games organizations. ये देखो, Suresh Kalmati was in jail for 10 months and the court asking to pay surety of 500. तो इसका पूरा घोटाला का डिटेल्स आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में कवर करो। तो जो भी हो, जस्ट आपको मैं याद आया बोल दे रहा हूँ। हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द helping the auditor identify and resolve potential problem on a timely basis, helping the auditor properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner. जब पढ़ोगे ना, लिख के पढ़ोगे थोड़ा सा, क्या है ना, लिखने से याद रहता है। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा, असिस्टिंग द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ठीक है, असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। माने एंगेजमेंट टीम पे जिनको तुम रखोगे, ठीक है, ऑडिट प्लानिंग के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम किसको भेज रहे हो काम सल्टाने के लिए, ठीक है। अरे गहरे किसी को भी भेज देने से अल्टीमेटली तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट ही बेकार हो जाएगा। ऐसे बहुत केस में देखा जाता है, कोई भी ऑडिट फर्म काम को कंप्लीट करने के लिए किसी को भी हायर कर लेता है, किसी को भी, माने मानोगे 8-9 पढ़ा है, ऐसे मैं देखा हूँ, ठीक है, हायर कर लिया ऑडिट रिपोर्ट को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा तुम मुझे बताओ, वो जाके बोल दिया, लेके भी आ गया, क्या लेके आया उसको खुद ही नहीं पता, वो क्या दिया क्या लिया, फिर उसके बेसिस में रिपोर्ट सबमिट करके दे दी, तो ये खराब बात है ना सर। Assisting in the selection of engagement team members with the appropriate level of capabilities and competence to respond to anticipated risk and the proper assignment of work to, काम बांटो सही तरह से, जिनको तुम एंगेज कर रहे हो उनको ठीक ठाक करके काम दे दो, भाई क्या करना है, कौन सा चीज चाहिए, क्या क्या तुम वेरीफाई करना चाहते हो, क्या क्या चीज तुम चेक करना चाहते हो। जो मैं आप लोगों को सिमरन कौर के केस में ये चीज ऑलरेडी बता दिया गया। सिमरन कौर का केस स्टडीज बताने के टाइम पे ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, यस ना। Facilitating the direction and supervision of engagement team members and the review of their, यानी जो सुपरविजन एंगेजमेंट टीम का एक सुपरविजन सुपरवाइजर बनाओ और देखो कि वो लोग सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भी एक ऑडिटर का काम है। ऐसा नहीं है कि भेज दिया डेटा कलेक्ट करने के लिए और फिर कुछ देखा ही नहीं। तो बहुत केस में रियल में देखा जाता है इसी तरह से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही काम करना चाहिए। 3 लाख का ऑडिट हो या 4 लाख का ऑडिट, 1 लाख का ऑडिट हो या 1 करोड़ का ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नेचर का होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, मानो तुम एक साथ 2-3 फर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, अब जो 1-2 लाख का ऑडिट चल रहा है उसमें फोकस नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा लोगों को देते देते चला जाएगा, कुछ भी करना नहीं। जब तुम नया नया ऑडिटर बनते हो तब वो 1-2 लाख का काम पाने के लिए तुमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम चार्टर्ड बन गए और लोग आगे तुमको ऑडिट का काम देके चला जाएगा, नहीं। उसके लिए भी ना, मैंने सीए बनना एक जर्नी है और सीए फार्म को रेडी करना वो उसका 5 गुना टफ जर्नी है। जूता घिस जाता है, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। लोग सोचते हैं कि सीए बन गया तो सब सेट हो गया, नॉट लाइक दैट। सीए में बन गया लाइफ सेट हो गया, नहीं, लाइफ तो शुरू होता है। जो खबर हमें मिलता है ना, एक आध केस, मैं आपको जेन्युइन चीज बता दूं। जैसे मानो कोई स्टूडेंट होते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी ने एकदम स्टार्टिंग में ही सैलरी लेके उठा के लेके चला गया। ऐसे संख्या में कितना लोग आता है। ये जो लास्ट ईयर 49 लाख का सैलरी पैकेज गया था, 59 लाख, एक फॉरेन में गया था 59 लाख पैकेज के साथ, चार्टर्ड फ्रेशर्स, 59 लाख फ्रेशर्स का पैकेज कितना लोगों को मिल रहा है, परसेंटेज में काउंट भी नहीं हो। तो एक आध कैंडिडेट से सबका लाइफ होता नहीं, पहले सबको मेहनत करना पड़ता। ऐसा नहीं कि मैं बन गया तो सब सेट हो। तुमको अब तुम्हारा लाइफ एक्चुअल में स्टार्ट हो, किस तरह से क्लाइंट जुगाड़ करते हैं, फिर क्लाइंट को रिटेन कैसे करते हैं, अपना टीम बना के कैसे काम किया जाता है, फिर प्रॉपर काम करना होता है, फिर अलग अलग करप्शन वगैरह तो रहता ही है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब अलग लेवल का बुद्धि है। वो सब बुद्धि तो मेरे को एकदम नहीं आता इसके लिए मेरे को बहुत ऑफिस में झाड़ मिल रहा है, तो मैं किसी को जाके बाबू बाबू नहीं कर सकता। बाएं हाथ का खेल हमसे नहीं होता था, मेरे को बहुत झाड़ मिलता। सरकारी ऑफिस की नॉर्मल एक बिरगुत्ता है ना, वो मेरे से नहीं, इसके लिए मेरे को बहुत सुनना पड़ता है, पर नहीं होगा मुझसे। मैं किसी को जाके बाएं हाथ में कुछ नहीं कर सकता।
स्पेशली राइटर्स में, कलेक्ट्रेट में बहुत कुछ काम होता था ना, कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी चलता था होता ही ना, वो जो बात ये बिल होता है ना होता था। क्या है, तुमको एक काम देते हैं, तुमसे नहीं होता है, नहीं होता है सच। 4 दिन दूसरे लोगों को बोलता था तुरंत, क्या तुरंत काम लेके आ गया, मेरे को बोलते थे 4 दिन एक ही काम के लिए घिसटता था, नहीं हो पाता था। जो भी हो, या कोई सोचेगा कि तुमको वो काम नहीं आता है, मैंने कोई काम नहीं आता, ये गलत बात है, कुछ तो आता होगा रे बाबू। फिर 6 पॉइंट क्या बताते हैं सर? असिस्टिंग where applicable in coordination of work done by others such as experts। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसके ऊपर मैं एक नोट्स लिखाया आप लोगों को, लिखाया एक्सपर्ट्स के ऊपर नोट लिखाया? नहीं नहीं नहीं। ऐसा लिखा है मैंने। एक्सपर्ट्स के बारे में एक चीज बताऊंगा आपको आगे आगे, एक स्पेशल नोट लिखाऊंगा एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट माने बेसिकली, आप मानो एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे एक जगह में ऑडिट करने जा रहे हो, जो बिजनेस है उस बिजनेस को फाउंडेड करने के लिए आपको उतना नॉलेज नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद एक बोला था, सपोज आपको कोई कोल माइन में घुसा दिया, जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया का, कोल का बिजनेस, जो नॉर्मली गवर्नमेंट के अंडर में रहता है और गवर्नमेंट उसको लीज में देता है, और उसका ज्यादातर बिजनेस ईस्ट इंडिया में ही होता है। ईस्ट इंडिया इन द सेंस कोलियाडी, ठीक है, रानीगंज, धनबाद, आसनसोल, ठीक है, रांची साइड का कुछ एरिया, धनबाद में स्पेशली धनबाद एंड एरिया कोलफील्ड का ही है ना सर। आसनसोल भी इसीलिए फेमस है, रानीगंज, ठीक है, चित्तरंजन का आसपास का एरिया। सो पॉइंट इज, सपोज तुमको कोल माइन का ऑडिट मिल रहा है, अब तुम चले गए कोल माइन का ऑडिट करने, कोल माइन के कॉस्ट ऑडिट, तुमको स्टॉक ऑडिट करने बोला है, कोल माइन का स्टॉक ऑडिट करने बोला है, माइन के अंदर, ऐसे नहीं कि जो माल बाहर है उसका ऑडिट, जो कोल का ब्लॉक्स को पता करना है कि जो माइन अभी खोदा गया है, जो खोदा है मैंने बेसिकली माइन निकाला है, लेकिन उसके अंदर कितना कोल है ये तुमको कैसे पता करो। ये काम नॉर्मल चार्टर्ड ज्ञान एक्सपर्ट होना चाहिए इसके लिए, इंजीनियर्स होते हैं नॉर्मली, मेटलर्जी वगैरह सब पढ़ाई करते हैं, या इंजीनियर्स होते हैं, या कोल इंजीनियर, कोल माइनिंग इंजीनियर्स है, उनको पता होता है कि कितना डेप्थ में कितना कोल हो सकता है, उसके पास मशीन्स भी होते हैं, इस मशीन से भी वो उसका डेप्थ, हाइट, वेट सब कंसिडर करके फिर जाके बोल सकता है कि अप्रोक्सीमेट, उसका भी एग्जैक्ट नहीं होता, उसका भी अप्रोक्सीमेशन होता है, इसमें कितना कोल रह सकता है। इससे तुमको पता चलता है कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर स्टॉक से कितना स्टॉक निकल सकता है और वो मार्केट में क्या दाम पे बिक सकता है। तो ऐसे वेराइटीज ऑफ सिनेरियो होता है जहां पर तुम्हें एक्सपर्ट्स का हेल्प का जरूरत है। डायमंड के इसमें डाल दिया तुमको, अगर तुमको कोई गोल्ड माइन में घुसा भी देता है ना, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये गोल्ड है कि पत्थर है, क्योंकि नॉर्मली गोल्ड माइन में गोल्ड जैसे हम लोग सोचते हैं गोल्ड वैसा होता नहीं, जेली के रूप में भी होता है, पत्थर के रूप में भी होता है। हाँ पूरा एकदम मिट्टी की तरह, डेल की तरह ही होता है। तो वट एवर बी दी पॉइंट, यू हैव टू कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा आपको एक्सपर्ट्स के साथ भी, जो एक्सपर्ट आपने एंगेज किया, ठीक है, आपको चाहिए होगा तो आपको उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके बारे में पता कर सकते। जैसे चलिए तो हो गया माइंस का, मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी का खेल। इंश्योरेंस कंपनीज में जैसे मानो ये बहुत बड़ा बिजनेस है आज के दिन, ये जो मानो एक सिंपल बात है कि मानो एक गाड़ी है, उसका इंश्योरेंस है, अब तुम गाड़ी उस कंपनी का एक ऑडिटर हो, ठीक है, अब पॉइंट है कि गाड़ी की कहीं पर ठोक दिया, अब गाड़ी ठोकने के बाद गाड़ी को कितना डैमेज मिलेगा ये चार्टर्ड नहीं बता सकता। जो नाम अभी सुबह ने लिया, एक्चुरियल साइंस बोल के एक पढ़ाई होता है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पढ़ाई, जिसका मैथ स्टैट्स का स्किल अच्छा होता है वो ये पढ़ाई कर सकते हैं, कॉमर्स का ही पढ़ाई है, कॉमर्स का ही पढ़ाई है, इवन सीए से भी ज्यादा सैलरी होता है। डिफिकल्ट होता है क्योंकि मैथ्स का काफी यूज है, इकोनॉमिक्स का काफी यूज है, और बाकी अकाउंट्स वगैरह भी पढ़ना पड़ता है। तो पॉइंट इज
इंश्योरेंस कंपनीज में वैल्यूअर होता है। क्या होता है सर? वैल्यूअर। और ये वैल्यूअर के साथ तो चार्टर्ड को बहुत जगह में टाई अप करके काम करना। क्या आप बताओ कि जितना भी लॉस हुआ है ये कितना लॉस हुआ है, चार्टर्ड अकेला आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। चार्टर्ड क्या कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंट्स रिलेटेड मैटर में बात करेगा, चार्टर्ड टैक्स रिलेटेड मैटर में बात करेगा, जीएसटी में बात कर लेगा, फाइनेंशियल एरिया भी समझ जाएगा। लेकिन जहां पर बात होगा वैल्यूएशंस करने का, वहां पर चार्टर्ड थोड़ा सा पीछे ही रहेगा, पीछे ही रहेगा। माने एक गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद उसका क्या क्या चीज डैमेज हुआ है और उसके ऊपर कितना क्लेम उसको मिलना चाहिए, ताकि फ्यूचर सेटलमेंट में क्या सिचुएशंस होगा उसका भी एक अकाउंटिंग एंट्री तुमको देखना है। तो उसको एग्जैक्ट तरीके से बोल पाना एक चार्टर्ड के लिए संभव नहीं। हाँ 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 हाँ। प्रोविजन था। कोई इंश्योरेंस है उसका एवरेज उसका एक्शन भी जमा करते हैं तो आप करते हैं सब इन्होंने 1 लाख कस्टमर्स को दिए नहीं 1 लाख कस्टमर का एक्शन प्लान नहीं है 1 साल का पीरियड दिया 1 साल का 5,000 कितना एक्शन? हाँ। आज से लेकर 12 महीने को जो वैल्यूएशन कितना वैल्यूएशन, कितना कितना प्रीमियम कलेक्ट हो सकता है, कितना उसको डैमेज आगे जा सकता है, उसका एक प्रोबेबिलिटी मेंशन करके बताना पड़ता है, फिर उसके ऊपर प्रोविजन पेंडेंट करता है। क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिट में इंपॉर्टेंट होता है। वही है प्रीमियम कलेक्ट करना, प्रीमियम कलेक्ट करना, और जब लाइबिलिटी हो जाए लाइबिलिटी को क्लियर करना। माने बेसिकली सिंपल बात है कि साल में कितना लोग मर सकता है, ठीक है, साल में लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें, साल में कितना लोग मर सकता है और कितना प्रीमियम कलेक्ट हो सकता है, उसके बेसिस में उसका कितना एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सिचुएशन बनेगा वो देखना बहुत जरूरी है। तो चार्टर्ड का वो वैल्यूएशन, बोलो बोलो। उसके बाद एक सेटलमेंट होता है, मैंने इंश्योरेंस के बाद एक सर्टेन इंटरेस्ट के साथ तुमको पैसा मिल जाए, हार्डली 5% समथिंग कुछ मिलता है। जैसे बैंक में पैसा रखने से जैसे होता है ना 6% 7% का मिलता है ना, वैसा एक मैच्योरिटी में तुमको एक 4-5% का रिटर्न के साथ पैसा मिल जाता है, अगर वो 15 साल का प्रीमियम के बाद भी बंदा मरा नहीं। मर जाने से तो आपको ज्यादा मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज का लॉस मेनली लोगों का मरने से ही है, माने गाड़ी एक्सीडेंट होने से है, अदरवाइज उनका लॉस नहीं है। और उनका एस्टिमेशन ना एक रेशियो से चलता है कि उनको एक पता है कि कितना लोग मरता है या कितना गाड़ी एक्सीडेंट होता है, उसके ऊपर ही उनका। और ये डर का एक बिजनेस है, लोग डरेगा करेगा, लोग डरेगा करेगा। ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट्स है तुम लोगों के सिलेबस में, इस बार दिया है, पहले तो होता था। अभी नहीं है ना, हटा दिया ना, रिसेंटली चेंज किया है, मैं देखा नहीं, मैम देखते हैं ना। अकाउंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज हम लोग का टाइम पे था। इंश्योरेंस हटा दिया, वो करता रहता है ऐसा ही, फिर देख 2 साल बाद फिर से देखेगा, करेगा ऐसा ही कर। अभी 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 नहीं कर। अच्छा, 6 पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पॉइंट पढ़ा? व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी एंड इट्स बेनिफिट्स। मजा का बात है कि ये सारा पॉइंट हम लोग इतना देर से जो स्टोरी सुना रहे थे उसमें सारा चीज कवर हो गया। बस यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स कैसे लिखना है उस बात को जस्ट एक रूटीन वाइज बोलना पड़ा मुझे। नहीं तो बोलेगे सर आपने तो बोला ही नहीं। तो क्या बोलते हैं सर, देयरफॉर प्लानिंग एंड ऑडिट एंश्योर्स दैट ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। सो व्हेन ऑडिट वर्क इज एडिक्वेटली एंड प्रॉपर्ली प्लान्ड। अगर आप प्लान करके करोगे तो ऑडिट का रिस्क कम हो जाएगा। ऑडिट रिस्क में सिंपल बात है भाई, बाद में जब ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद अगर कंपनी का घोटाला बाहर निकलता है तब ऑडिटर का हवा टाइट हो जाता है, तब आपको चार्टर्ड इंस्टीट्यूट गिल्टी मानेगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तुमको नहीं छोड़ेगा, माने आरओसी नहीं छोड़ेगा तुमको, ठीक है। और बेसिकली आरओसी नहीं छोड़ेगा माने गवर्नमेंट का ही बात। अब तुम तो गए बाजार में लेने को रोटी, रोटी वोटी कुछ ना मिला, पीछे पड़ा मोटी, ठीक है, तो ये हालत हो जाएगा आप, समझ रहे सर। इसलिए ऑडिट रिस्क
से बचने के लिए प्लान करके चलो। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द, यही मेन बात है कि आपका ओपिनियन जिस पे दुनिया भरोसा करता है, जिसमें इन्वेस्टर भरोसा करता है, जिसमें क्रेडिटर भरोसा करता है, तब जाके बिजनेस वर्ल्ड एक्चुअली फंक्शन करता है। अगर वहीं पर आप गड़बड़ कर देते हो तो फिर सर भरोसा किस पे करेगा, है ना। पावर जिसको दिया गया, अगर वही पावर का मिसयूज करे तो फिर भरोसा किस पे करेगा। सो सिंपली इस चीज को शॉर्ट में बोला है, अप्रोप्रिएशन ऑफ अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज and benefits, ठीक है। appropriate attention to important areas, identify and resolve potential problems, effective and efficient and effective audit, selection of team members, directions and supervisions of team and review of work, coordination with other auditors and other auditors in the sense जहां पर joint audit होगा वहां पर, जैसे अभी दिखा रहे थे रिलायंस में, डेलॉइट ने भी किया, चतुर्वेदी ने भी किया, डेलॉइट ने भी किया, चतुर्वेदी ने भी किया, तो डेलॉइट के साथ चतुर्वेदी मार्च करके काम करेगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, समझ रहे सर। कहते हैं कि नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग ए कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, माने प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट but rather a continual and iterative process that often begins shortly after the completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit engagement। माने ये जो ऑडिट प्लानिंग है ये ऐसा नहीं कि पहले प्लान कर लो फिर रुक जाओ फिर बाद में करना, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम। वही चीज को बोल रहे हैं सर कि प्लानिंग इज नॉट a discrete phase of an audit but rather a continual and iterative process that often begins shortly or in connection with the completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit engagement। Planning, however, includes consideration of the timing of the certain activities and audit procedures that need to be completed prior to the performance of further audit procedures। Example दिया यहाँ पर एक, planning includes the need to consider prior to the auditor's identifications and assessment of the risk of material misstatement, जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में कर रहे हैं, जिसका जवाब नील ने सही दिया था, याद है सर। अभी जब हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, आप समझ पा रहे हो कि डिटेल्स में पढ़ने से आप ऐसा पतला पतला जो क्वेश्चंस होता है उसका वो जो थीम डिफरेंस है वो पकड़ लो। इसलिए थॉरो स्टडी विद द प्रैक्टिकल सेंस, यानी थॉरो स्टडी और विदाउट प्रैक्टिकल सेंस कुछ याद नहीं कर पाओ। थॉरो स्टडी विद द प्रैक्टिकल सेंस पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बीच बीच में प्रैक्टिकल सेंस को डेवलप करने का और फिर बीच बीच में आपको थॉरोली स्टडी कराता हूँ। क्या ये उपाय सही है? ठीक है, ये देखो पढ़ाना एक टेक्निक होता है, तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं खुद पढ़ता हूँ तो मेरे को यही फील होता है कि भाई एक काम करो, प्रैक्टिकली जो थ्योरेटिकल पेपर लोग मांगते हैं जिसपे लोग ज्यादातर बोर हो जाते हैं या फिर लोग पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने बैठते हैं उनको नींद आता है। अकाउंट्स में क्या है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, टैक्सेशन में भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कॉस्टिंग में तो और मजा आता है। सबसे मजेदार पेपर आई थिंक कॉस्टिंग होगा। ऐसे समझ में आता है लेकिन आधा अधूरा, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन जब बात आता है लॉ का या ऑडिट का, तो मेरे दिमाग में एक चीज चलता है कि भाई अगर इसका प्रैक्टिकल सेंस डेवलप कर दिया जाए तो शायद काम बहुत आसान। और अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रट्टा लगाने का प्रोसेस दिया जाए, नोट तो रट्टा लगा लेगा लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो बंदा हवा देगा। মানে আলটিমেটলি পড়তে নিজেকেই হবে, জাস্ট একটা আউটার ইমেজ রেডি করে দিতে হবে कि কিভাবে পড়বো আর কেন পড়বো। एग्जाम तो जार एग्जाम ताकि दीते হবে, ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारा एग्जाम मैं देने जाऊंगा, एग्जाम जिसका है वही देगा। लेकिन थ्योरेटिकल पेपर में ये जानो कि थ्योरेटिकल पेपर में जैसे ऑडिट या लॉ जैसे पेपर पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। अगर इस कारण को जान लो तो शायद तुम्हारे लिए आसान। अगर तुम बोलोगे नहीं ऐसे ही पढ़ते हैं देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं, देखो कहाँ तक पहुंचते हो। अच्छा, the analytical procedures to be applied as risk assessment procedures, obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework on a law applicable to the entity and how the entity is complying with that framework। माने कंपनी होगा तो कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, अगर कंपनीज के साथ साथ वो कोई बैंक है तो बैंकिंग एक्ट फॉलो करना है, कंपनीज के साथ साथ अगर वो कोई इंश्योरेंस है तो IRDA का एक्ट फॉलो करना है,
कंपनीज के साथ अगर वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी फॉलो करना है। ये सब बात मैं कंपनीज एक्ट में भी बोलता हूँ, क्योंकि वहां पर भी ये बात लिखा हुआ। तो यही चीज बोला है कि ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी। सीएसी का ऑडिट करने जाते हो, सीएसी माने कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, इसका ऑडिट करने जा रहे हो। ये करता क्या है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? लिस्टेड प्राइवेट माने ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट के कंट्रोल है, गवर्नमेंट का नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट कंट्रोल्ड लिस्टेड कंपनी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है बट प्राइवेटली कंट्रोल होता है। गोयनका जी का है, संजीव गोयनका का है, जो कोलकाता का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, कोलकाता का 2-3 रिचेस्ट पर्सन है सर, मेन जो ऑल ओवर इंडिया में भी अपना नाम रखते हैं, उसमें संजीव गोयनका एक है, ठीक है। बिरला ग्रुप का एक कुछ है, बिरला तो अभी बॉम्बे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर 2 रह गया, एक न्यूटिया रह गया, डालमिया, न्यूटिया और गोयनका, ठीक है। पहले बिरला पूरा कोलकाता से ही था, लेकिन बिरला के साथ बहुत खराब किया, बहुत खराब किया बंगाल देन गवर्नमेंट सीपीआईएम ने बहुत बुरा किया, ठीक है। मैंने इसी यही कारण है कि बहुत ज्यादा उनका खराब किया। इसके कारण ही ना बंगाल में भी न्यू बिजनेस आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग भूला नहीं है। कम्युनिस्ट लोग ना खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। मेरा कोई स्टूडेंट है कम्युनिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, मैं खुला बोलता हूँ, तुम लोग खुद ही नहीं जानते तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों को खुद नहीं पता। और नीरे जाने ना की करे, सिर्फ लाल झंडा पकड़ने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लाल 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 सलाम पूरा इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया। মানে যে মজদুরদের জন্য ওদের ওই ইউনিটি মজদুরদের কাজ করার জায়গায় নিয়েছে। कोल्ड स्टोरेज कैरेट्स में ज्यादा मल्टी कैरेट्स में ज्यादा एक और कैरेट को 2 रुपए ऐसे तो वो लोग का अमाउंट किस तरह है, इसमें देश वाले कभी में आ वो लोग के तो उसको समझते हैं जैसे कि दीवार कम होता है तो वो लोग भी सब कुछ भी सीखते हैं, उसको 40 हमें भी बिजनेस में बिजनेस बंद कर रहा है एक बात है। अगर आपका सीआईडी में कोई निकला वो आपकी तरफ ऐसा बैठा तो उसमें जो निकाला रास्ता उसमें ऑनलाइन के तरह कैसे देखते तो 20 साल तक थोड़ा सा मुझे बेनिफिट नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद करते हैं इन्फ्लेशन इफेक्ट वगैरह तो फैक्ट्री बंद हो जाए। वो लोग जो निकाले को उसमें फैक्ट्री बंद हो, वो लोग जो सोल्यूशन देते हैं उसमें फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में जितना इंडस्ट्री था धीरे धीरे सब बंद। इनको पूछो तो जवाब नहीं दे पाता है, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे हाथ को नीचे करके बात चिल्लाएगा, हाथ झुका के चिल्लाएगा, चिल्लाना बंद नहीं करेगा। तो क्या क्या मतलब निकला सर? नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। और इटरेटिव प्रोसेस क्यों? क्योंकि पहले तो आप क्या कर रहे हो सर, एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड रिस्क असेसमेंट के लिए, ऑब्टेनिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, मतलब बिजनेस का लीगल फ्रेमवर्क को चेक करो किस बिजनेस से है, उसको क्या फॉलो करना चाहिए, कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रेलिवेंट अगर कोई स्पेशल एक्ट उस पर लागू होता है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, वैल्यूएशन देख लो। मटेरियलिटी माने कि बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है, सिंपल बात है। अब वैल्यूएशन कहाँ से आता है? अगर बिजनेस का वैल्यूएशन का पता करेगा तो किस चीज से वैल्यूएशन आता है वो भी पता लग सकता है। जैसे मानो तुम जोमेटो का ऑडिट करने जाते हो, ठीक है, तो जोमेटो का वैल्यूएशन किससे आता है? ऑनलाइन ऑर्डर जनरेशन से, ऑनलाइन ऑर्डर जनरेशन, ठीक है। यही है जोमेटो का मटेरियलिटी। जोमेटो के पास कितना बिल्डिंग है, जोमेटो के पास कितना गाड़ी है, कितना लोग डिलीवरी बॉय है, ये फर्दर मैटर है। बट सिंपल जो जोमेटो का मटेरियलिटी है वो उसका ऑर्डर जनरेशनल सिचुएशंस क्या है,
कि जब से जोमेटो बना है एवरी ईयर उसका ऑनलाइन ऑर्डर कितना बढ़ रहा है, उसमें उसका अर्निंग कैसे हो रहा है। मैंने एक्चुअली जोमेटो खाना थोड़ी बनाता है, खाना तो नहीं बनाता, वो सिर्फ डिलीवरी पार्टनर है। तो डिलीवरी पार्टनर में वो अपना जो गेन है, मैंने अपना जो उसका क्या बोलते कमीशन है, उसको किस तरह से चार्ज कर, इससे तुमको उसका मेटेरियलिटी का पता चलेगा। मतलब वही उसका मेन है बिजनेस का। ठीक है, तो ये सिंपल ऑडिटर को समझना चाहिए। वही चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, किस तरह से जा रहे हो और उसका बिजनेस क्या है। प्रैक्टिकली सोचो, थ्योरेटिकली सब चीज लिखा है, लेकिन इसको करने के टाइम पे प्रैक्टिकल दिमाग ना काम करेगा तो मुश्किल है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स जहां जरूरत है लगाओ। परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर जो तुम कर सकते हो वहां पर तुम एक्सपर्ट नहीं लगा सकते। लाइक अगर अकाउंट्स का मैटर है, तुमसे बढ़िया कोई नहीं। जीएसटी, टैक्सेशन, कंपनी लॉ, ठीक है, फाइनेंस, ये सब में तुम एक्सपर्ट्स हो, इसमें कोई और नहीं आ सकता। पर जो तुम्हारे इख्तियार के बाहर है वहां पर तुम्हें एक्सपर्ट का जरूरत, समझ में आ रहा है सर। लेकिन मानो तुम्हारे पास कोई ऐसा भी डिग्री है और तुमने उसके बारे में सच में जानते हो, जैसे यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज यू आल्सो क्लियर योर एक्चुअरियल डिग्रीज, ठीक है, तो ये चीज तुमको एक स्पेशल बेनिफिट देगा और फीस भी ले लेना। ठीक है, इसलिए लोग ये जो डबल डबल डिग्री का सोचता है, कंपनीज लॉ में चार्टर्ड अच्छा है, बट अगर वो साथ में कंपनी सेक्रेटरीज भी रखता है तो कॉर्पोरेट लॉ में उसका जो ग्रिप है उसको और ज्यादा ऑथेंटिकेशन मिल जाए। क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ का जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो काम है वो नॉर्मली सीएस करता है। जितना कंपनीज लॉ सीए जानता है ऑलमोस्ट सेम कंपनी का सीएस भी जानता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस के टाइम पे सीए से ज्यादा काम वो सीएस करता है। इवन गवर्नमेंट का पावर भी सीएस के पास ही दिया हुआ है। तो यू भी अंडरस्टैंड कि क्यों लोग डबल डिग्री के बारे में तब सोचते हैं। तो अगर आपके पास है, आप उसका फायदा उठा लेना काम करने के टाइम पे। समझ में आया? द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट, risk assessment procedures are audit procedures performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error of the financial statement and assertion. ये देखो जो आपको मैं अभी बता रहा था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हो तो वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप बैंक में जा रहे हो तो क्या वो रिजर्व बैंक का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही चीज बोला है। जस्ट समझा करो, ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सर जितना पॉइंट्स मैंने बोला उतना तो आपको समझ में आया, और ओवरऑल केस स्टडीज के थ्रू से ऑलमोस्ट सारा पॉइंट ही समझ में आएगा। आप लोग एक बार चैप्टर 2 को गो थ्रू करके आ सकते हो नेक्स्ट वीक। हाँ, पूरा एक बार गो थ्रू करके आओ, जिस पॉइंट में डाउट होगा पूछ लेना, मैं डिस्कस करूँ। और अगर कोई ऐसा पॉइंट रहेगा जो मुझे लगेगा कि ये बात करने वाला है, उसमें मैं तुम लोग ना भी पूछोगे तो भी डिस्कस करें। भले ही तुमको समझ में आया हो फिर भी करूंगा, अगर समझ में नहीं आया तो डबल बेनिफिट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2 भी कंप्लीट होगा। रेडी कर लेना टेस्ट के। आज इतना ही है। अभिजीत, नील, ক্লিয়ার তো, বোঝা গেছে? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটাই রাখলাম। বাই স্যার। Bye, sir. Bye, sir.